आज बच्चों हम समझने जा रहे हैं राइबोसोम के बारे में। राइबोसोम होते क्या है? सेल में जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हम जानते हैं उनमें सबसे छोटे ऑर्गेनल्स की अगर हम बात करें तो वो राइबोसोम है। राइबोसोम है बहुत छोटा, लेकिन सेल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही सेल के प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। तो राइबोसोम स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल बट सेल के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि यही अल्टीमेटली प्रोटीन सिंथेसिस करता है। अगर हम राइबोसोम की बात करें तो ये बच्चों सेल है। इन सेल के अंदर ये बच्चों यहां पर ऐसे राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। ये राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी होते हैं, प्लास्टिड के अंदर भी होते हैं, ऐसे राइबोसोम फ्री भी होते हैं। और राइबोसोम बच्चों आप जानते होंगे ईआर की सरफेस के ऊपर भी ऐसे राइबोसोम लगे होते हैं, ईआर की सरफेस पर भी ऐसे राइबोसोम लगे होते हैं। तो सेल में राइबोसोम कई जगह होते हैं, साइटोप्लाज्म में होते हैं, ईआर की सरफेस पे होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, इनके अंदर बच्चों ये राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, ये बहुत छोटे हैं, ये काफी छोटे ऑर्गेनल्स होते हैं। आप देखो ये माइटोकॉन्ड्रिया, उसके अंदर राइबोसोम बैठा है, मतलब ये माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट इन सबसे बहुत ही छोटा होता है। राइबोसोम की अगर हम डिस्कवरी की बात करें तो इसको सबसे पहली बार देखा गया था जॉर्ज पेलाडे साइंटिस्ट ने। तो जॉर्ज पेलाडे साइंटिस्ट ने इसको 1953 में पहली बार देखा था। अच्छा, इसको देखने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का होना बहुत जरूरी है क्योंकि ये बहुत छोटा है, सिंपल माइक्रोस्कोप में नजर ही नहीं आता है। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आने के बाद ही इसकी प्रॉपर डिस्कवरी हो पाई। और डिस्कवरी किसने की थी? जॉर्ज पेलाडे। साइंटिस्ट का नाम इंपॉर्टेंट। अच्छा, साइंटिस्ट के नेम पर ही इसको स्पेशल नाम भी दिया जाता है, पेलाडे पार्टिकल्स। इन्हें हम पेलाड पार्टिकल के नाम से भी जानते हैं। साइंटिस्ट के नेम पर ही हम पेलेट पार्टिकल इनको कहते हैं। क्लियर? अच्छा, इनके चारों तरफ कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है, तो ये हो जाता है मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनल। कोई मेम्ब्रेन नहीं है तो इसीलिए इसको मेम्ब्रेन लेस कहा जाता है। ये क्वेश्चन आता है, कौन से ऑर्गेनल्स में मेम्ब्रेन नहीं है? राइबोसोम मेम्ब्रेन लेस होता है। साथ ही साथ ये प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है, इसीलिए इन्हें कहा जाता है प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। ये बच्चों प्रोटीन की फैक्ट्री होती हैं क्योंकि इन्हीं के अंदर अल्टीमेटली प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। क्लियर? अच्छा, यूनिवर्सल सेल ऑर्गेनल है। इनको यूनिवर्सल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों सेल में मिलते हैं। जैसे यूकैरियोटिक सेल में राइबोसोम दिख रहे हैं, इसी तरह से प्रोकैरियोटिक सेल में भी राइबोसोम होते हैं। दोनों तरह की सेल में मिलते हैं, इसलिए इनको नाम दिया जाता है यूनिवर्सल सेल ऑर्गेनल। ये बच्चों हर जगह है, एक जगह यहां एक्सेप्शन आता है और वो होता है मेमेलियन आरबीसी। आप लोग जानते हैं आरबीसी जब मैच्योर हो जाती है तो उसमें से न्यूक्लियस को हटा देते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया हटा देते हैं, कई ऑर्गेनल हटा देते हैं, तो उसमें राइबोसोम भी वहां पर हटा रखा है। तो मेमेलियन आरबीसी को छोड़कर बाकी हर लिविंग सेल के अंदर ये देखा जाता है, इसलिए इसको कहा जाता है यूनिवर्सल। हर जगह मिलता है तो यूनिवर्सल सेल ऑर्गेनल है। क्लियर? इसे बच्चों ऑर्गेनल विद इन ऑर्गेनल का नाम भी देते हैं। क्यों देते होंगे ऐसा आप मुझे बताइए। हाँ, बहुत सिंपल सा आंसर, ऑर्गेनल विद इन ऑर्गेनल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये इन टू सेल ऑर्गेनल के अंदर है। माइटोकॉन्ड्रिया एक ऑर्गेनल है, ये माइटोकॉन्ड्रिया एक ऑर्गेनल है, उसके अंदर बैठा है, तो ऑर्गेनल के अंदर ऑर्गेनल है, इसीलिए इसको नाम दिया जाता है ऑर्गेनल विद इन ऑर्गेनल। ये आ चुका है क्वेश्चन नीट में। ऑर्गेनल विद इन ऑर्गेनल किसको कहा जाता है? तो हम राइबोसोम को ही ऑर्गेनल विद इन ऑर्गेनल के नाम से जानते हैं। क्लियर? ये राइबोसोम के जो स्पेशल पॉइंट है ये सब आप ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम बात करें, ये सबसे छोटा है, डायमीटर अगर निकाले तो 15 to 20 नैनोमीटर साइज का है। ये नैनोमीटर में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, गोल्जी बॉडी जो हमने पढ़ा है वहां सब माइक्रोमीटर में था, ये नैनोमीटर में है, मतलब ये बहुत छोटा है। तो ये बहुत ही छोटे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। तो सेल में जितने भी ऑर्गेनल है उनमें सबसे स्मॉलेस्ट राइबोसोम। तो राइबोसोम है छोटा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्योंकि यही अल्टीमेटली प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। जो बात यहां समझाई, क्लियर हुई अच्छे से? राइबोसोम के टाइप की बात करें, ये 2 टाइप्स के होते हैं, 70S, 80S। 70S कहां मिलता होगा? प्रेजेंट इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोट, यूकैरियोट दोनों सेल के अंदर मिलता है। अब बात आती है प्रोकैरियोट में कहां पर राइबोसोम होते हैं। अच्छा, ये तो ध्यान रखना, प्रोकैरियोट में राइबोसोम 70S होते हैं और ये कहां मिलते हैं? तो ये, अच्छा, 80S वाला तो यूकैरियोटिक सेल में ही मिलता है। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर ये प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म के अंदर और साथ ही साथ सरफेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसे आप ऐसे समझ सकते हो जैसे ये प्रोकैरियोटिक सेल है। क्लियर? ये बाहर की तरफ इसकी सेल वॉल, ये सेल वॉल और ये सेल मेम्ब्रेन। इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर यहां बच्चों साइटोप्लाज्म में ये राइबोसोम लगे हैं, जैसे साइटोप्लाज्म होते हैं, या फिर इसकी यहां पर ये सेल मेम्ब्रेन की सरफेस से बाइंड हो जाते हैं।
तो ये भी बच्चों 70S है और ये भी 70S है। तो बैक्टीरिया के अंदर हर जगह जहां पर भी राइबोसोम में 70S है, और दो ही जगह हो सकते हैं, या तो साइटोप्लाज्म में या उसकी मेम्ब्रेन से ऐसे अटैच भी देखे गए हैं। क्लियर। यूकैरियोटिक सेल की बात करें, 70S 2 सेल ऑर्गेनल्स मिलते हैं, और आप सभी अच्छे से जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर और प्लास्टिड के अंदर। तो माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, इनके अंदर 70S होते हैं। अच्छा, तीनों तरह के प्लास्टिड में होते हैं, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। जनरली बस मैंने क्लोरोप्लास्ट लिखा है, लेकिन ये तीनों में हो सकते हैं। क्लियर। 80S की बात करें कहां मिलते हैं, 80S बच्चों केवल यूकैरियोटिक सेल में मिलेगा। अब यूकैरियोटिक सेल में ये साइटोप्लाज्म में हो सकता है और ER की सरफेस पे हो सकता है। जैसे बच्चों आपको समझाने के लिए ये मैंने यूकैरियोटिक सेल बनाई, ये बच्चों यहां पर इसका न्यूक्लियस है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये माइटोकॉन्ड्रिया। इन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर 70S है, साइटोप्लाज्म में 80S है, ये ER की सरफेस है, ER की सरफेस पे भी 80S है, ये प्लास्टिड है, इसमें भी 70S है, ये प्लास्टिड के अंदर 70S है। तो आप देखोगे इस यूकैरियोटिक सेल में 70S भी आपको दिख रहा है, 80S भी दिख रहा है। 70 कहां कहां दिख रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड के अंदर। 80 कहां दिख रहे हैं, ER की सरफेस पर, और ऐसे फ्री राइबोसोम ये 80S टाइप के होते हैं। क्लियर। तो कहां 70 है कहां 80 है, ये सब आप ध्यान रखिएगा। प्रोकैरियोट आ जाए तो केवल 70, यूकैरियोट आ जाए तो दोनों है, 70S भी होता है और 80S भी होता है। कहां 70 कहां 80, ये हमने अच्छे समझा। टाइप्स के बाद अगली बात लेते हैं, राइबोसोम किन किन चीजों से बना है। राइबोसोम के अंदर 2 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला कंपोनेंट होता है RRNA और सेकंड कंपोनेंट होता है प्रोटीन। अब बच्चों कहीं से RRNA को लाओ, प्रोटीन को लाओ, RRNA प्रोटीन दोनों को आपस में मर्ज कर दो, राइबोसोम तैयार। तो राइबोसोम में बस 2 ही कंपोनेंट है, कौन कौन से, RRNA एंड प्रोटीन। तो RRNA प्रोटीन मर्ज होके फाइनली राइबोसोम का फॉर्मेशन करते, और यह फॉर्मेशन किया जाता है यूकैरियोटिक सेल के अंदर, न्यूक्लियोलस के अंदर। कैसे होता है वो जब न्यूक्लियोलस हम पढ़ते हैं तो वहां आपको समझा दिया जाएगा। अभी इतना ध्यान रखो, राइबोसोम बनाना है 2 रिक्वायरमेंट, RRNA प्लस प्रोटीन, दोनों आपस में मर्ज होके राइबोसोम का फॉर्मेशन करते हैं। अच्छा, ये RNA प्लस प्रोटीन का बना है, RNA प्रोटीन का बना है, तो इसे आप राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन भी कह सकते हैं। RNA के लिए तो राइबो न्यूक्लियो, और प्रोटीन है तो राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन के नाम से भी जानते हैं। क्लियर। कोई भी राइबोसोम हो, चाहे 70S हो चाहे 80S हो, उनके अंदर 2 सब यूनिट होती है, एक होती है लार्जर और एक होती है स्मॉलर। सब यूनिट्स ऑफ राइबोसोम 70S हो चाहे 80S हो, इनके अंदर एक तो बच्चों ऐसी लार्जर सब यूनिट होती है। 70 की जो लार्जर सब यूनिट होती है ये कहलाती है 50S, और जो यहां पर ये छोटी यूनिट आपको दिख रही है ये हो जाती है 30S। अच्छा, 50 ये तो बन जाएगी इसकी लार्जर सब यूनिट, और ये बन जाएगी यहां पर इसकी स्मॉलर सब यूनिट। एक लार्जर हो गई, एक स्मॉलर हो गई। अच्छा, ये बच्चों 70S की अपनी बात समझी। इस 70S के अंदर अब डिफरेंट RRNA होते हैं। भाई राइबोसोम में तो RRNA से बना होगा, इसके अंदर एक RRNA 5S होता है, ये आप जानते भी अच्छे से। सेकंड होता है 23S RRNA, इसी तरह से यहां पर होता है 16S RRNA। तो 5S, 23S, 16S, ऐसे डिफरेंट RRNA यहां प्रेजेंट होते हैं। अगर बच्चों हम 80S की बात करें, 80S के अंदर ये लार्जर सब यूनिट बताओ कौन सी है, सब जानते हैं आप ही को बताना है, 60S, और छोटी वाली जो होती है ये कहलाती है 40S। अब इनके अंदर भी डिफरेंट RRNA होते हैं। एक तो होता है 5S RRNA, 5.8S RRNA, 28S RRNA एंड 18S RRNA। अब आप ध्यान से देखोगे, और आप जानते भी है, इसमें 3 टाइप के RRNA होते हैं, इसमें 4 टाइप के RRNA होते हैं। सोच समझ के आंसर देना सभी, कौन सा RRNA दोनों में कॉमन है। वेरी गुड, 5S यहां भी दिख रहा है, यहां भी दिख रहा है, तो 5S दोनों में कॉमन है। और आप लोग को मैंने ये भी सिखाया रखा है, अगर लास्ट में 8 आ जाए तो 80S, 8 आ गया तो 80S हो गया। तो 5S दोनों में कॉमन है, और 8 आ गया, इसका मतलब ये 80S के अंदर प्रेजेंट होता है। राइबोसोम की अगर इन दोनों यूनिट को आपस में चिपकाना है तो यहां मैग्नीशियम आयन लगाना पड़ता है। अच्छा, मैग्नीशियम का फंक्शन ये होता है कि मैग्नीशियम इन दोनों यूनिट को आपस में बाइंड करने का काम करता है। मैग्नीशियम का फंक्शन दोनों सब यूनिट को बाइंड करना। अब जब मैग्नीशियम इसको बाइंड करता है तो मिनिमम कंसंट्रेशन 0.001 मोलर होनी चाहिए। अगर इतनी कंसंट्रेशन होगी तभी ये दोनों सब यूनिट आपस में बाइंड हो पाएगी।
तो मैग्नीशियम चाहिए, मिनिमम इतनी अमाउंट में मैग्नीशियम होगा तभी ये आपस में बाइंड हो सकते हैं। तो हमने क्या सीखा? राइबोसोम में 2 सब यूनिट है, लार्जर और स्मॉलर। 70 की लार्जर, 50 स्मॉलर 30, इधर लार्जर 60 स्मॉलर 80, स्मॉलर 40। इसके अंदर बच्चों 3 टाइप के आरआरएनए हैं और इसमें 4 टाइप के। अच्छा एक बात मुझे बताइएगा, ये मैं आपको पहले भी सिखा चुका हूं, अच्छे से बताना, इसके अंदर कौन एंजाइम का काम करेगा? यस, 23S आरआरएनए, ये बच्चों यहां पर एंजाइम का काम करता है, यानी एक तरह का ये राइबोजाइम है और यहां पर ये एंजाइम का काम करता है, मतलब ये राइबोजाइम की तरह वर्क करते हैं। और जिस एंजाइम का काम करता है वो पेप्टाइडल ट्रांसफरेज, जानते हो सभी। तो ये 23S आरआरएनए यहां एंजाइम का काम करेगा, इसमें 23 नहीं है, तो जो 28S आरआरएनए होता है ये एंजाइम का फंक्शन करता है। जो बात यहां समझाई, क्लियर हुई अच्छे से? समझ में आया सबको? ये राइबोसोम के अंदर बच्चों हम एक वर्ड लिखते हैं एस। अब बात आती है एस क्या चीज होती है? एस का मतलब होता है स्वेडबर्ग यूनिट, या इसे हम सेडिमेंटेशन रेट भी कहते हैं। एस फॉर स्वेडबर्ग या सेडिमेंटेशन रेट होती है। सेडिमेंटेशन रेट का मतलब होता है, जैसे ये टेस्ट ट्यूब है, इसके अंदर बच्चों ये कोई पार्टिकल्स है, ये कोई पार्टिकल्स है। अब हम टेस्ट ट्यूब को ऐसे रोटेट करें, तो जब ऐसे टेस्ट ट्यूब को ऐसे रोटेट किया जाता है, सेंट्रीफ्यूज किया जाता है, तो ये पार्टिकल नीचे की तरफ ऐसे सेटल डाउन होते हैं और इसे सेटल डाउन की रेट को कहा जाता है सेडिमेंटेशन रेट। सेडिमेंट होना मतलब नीचे बैठना, तो ऐसे नीचे बैठने की जो रेट होती है इसी को हम सेडिमेंटेशन रेट कहते हैं। सेडिमेंटेशन रेट का फायदा यह होता है कि इससे हम साइज और डेंसिटी का एक इनडायरेक्ट मेजरमेंट कर सकते हैं। मतलब एक आइडिया लगा सकते हैं, ऐसे समझ सकते हो, पार्टिकल भारी है, तेजी से नीचे बैठेगा, यानी अगर किसी की सेडिमेंटेशन रेट ज्यादा है तो हम आइडिया लगा सकते हैं कि वो भारी है। अगर कोई धीरे आ रहा है तो उसकी सेडिमेंटेशन रेट कम है, मतलब वो हल्का है। तो कौन भारी है कौन हल्का, एक हल्का सा आइडिया मिलता है। अच्छा, हमें बस एक आइडिया ही मिलता है, प्रॉपर हम इतना इससे पता नहीं कर पाते, एक आइडिया निकाल सकते हैं। तो आइडिया निकाल पाते हैं तो ये एक तरह का इनडायरेक्ट मेजरमेंट होता है। तो इससे साइज और डेंसिटी का पता चलता है, लेकिन इनडायरेक्ट पता चलता है, ये डायरेक्ट मेजरमेंट नहीं है। डायरेक्ट का मतलब होता है जहां पर 2 यूनिट से जोड़ के आंसर दे देते, यहां पर ऐसा कुछ नहीं होता है, ये एक्सपेरिमेंट करके ही निकालना पड़ता है। तो ये एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे ही निकलता है, इसलिए इसको हम इनडायरेक्ट मेजरमेंट कहते हैं, यह डायरेक्ट नहीं होता है। अच्छा, एक वर्ड आता है पॉलीराइबोसोम। पॉलीराइबोसोम का मतलब होता है जैसे बच्चों ये एक एमआरएनए, अब इसके ऊपर बहुत सारे राइबोसोम जुड़ जाए तो उसी को पॉलीराइबोसोम कहते हैं। पॉली मतलब बहुत सारे, तो एमआरएनए पर कई राइबोसोम का जुड़ना। जैसे समझो ये राइबोसोम जुड़ा जो प्रोटीन बना रहा है, इसी तरह से ये राइबोसोम बाइंड है, प्रोटीन बना रहा है, ये राइबोसोम बाइंड है, प्रोटीन बना रहा है। तो ऐसे यहां पर कई राइबोसोम अटैच है। तो आपने डायग्राम में क्या देखा, सिंगल एमआरएनए पर कई सारे राइबोसोम बाइंड है, तो बहुत सारे राइबोसोम का मिलना, इसी को हम पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम या अर्गोसोम के नाम से जानते हैं। अच्छा, ये जो पॉलीराइबोसोम है, सोच समझ के बताना, इसमें एमआरएनए कितना है? 1। एमआरएनए तो एक ही है, लेकिन राइबोसोम्स मैनी होते हैं। तो एक एमआरएनए पर कई राइबोसोम्स का बाइंड हो जाना, इसी को बच्चों पॉलीराइबोसोम्स कहा जाता है। और यह कंडीशन मेनली प्रोकैरियोट्स में देखी जाती है, मेनली प्रोकैरियोट्स के अंदर इसको ऑब्जर्व किया जाता है। तो पॉलीराइबोसोम्स क्या होता है, यह बात भी आप ध्यान रखिएगा। क्लियर? साइटोस्केलेटन क्या होता है यह बच्चों हम समझेंगे। सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारी ऐसी स्ट्रक्चर होती है जो सेल को शेप देने का काम करती है, और जो भी सेल को शेप देने का काम करती है, समझ जाइए वही साइटोस्केलेटन है। नाम से क्लियर होता है, स्केलेटन मतलब कहीं ना कहीं वो शेप से रिलेटेड है, और साइटो मतलब सेल, तो सेल के अंदर है, शेप देने का काम कर रही है, तो उन्हीं को साइटोस्केलेटन कहते हैं। जैसे अपनी बॉडी का शेप देने का काम बोन्स करती है, इसी तरह से सेल को भी तो कोई ना कोई शेप देता होगा, और जो सेल को शेप देता है उसी को नाम दिया गया है साइटोस्केलेटन। अब सेल को शेप देने में कई सारी स्ट्रक्चर काम में ली जाती है। जैसे इसमें ये माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, ऐसे बच्चों यहां पर आपको दिखाई भी दे रहे होंगे, ये यहां पर ऐसे माइक्रोट्यूब्यूल्स होती है, ये इस तरह की ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स होती है। ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं, ऐसे कई सारी माइक्रोट्यूब्यूल्स यहां लगी होती है। इसी तरह से यहां पर माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं, ये माइक्रोफिलामेंट आपको नजर आ रहे होंगे, और इस तरह से ये इंटरमीडिएट फिलामेंट, ये इंटरमीडिएट फिलामेंट होते हैं। अच्छा, इन तीनों स्ट्रक्चर का मिलकर एक ही काम है, सेल को शेप देना। मेन काम तो इनका यही है, एक सबसे मेन काम सेल को शेप देना। तो ये माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं,
इंटरमीडिएट फिलामेंट होते हैं, ये सब मिलकर सेल को शेप देते हैं, इसीलिए इन सबको कहा जाता है साइटोस्केलेटन। मतलब ये तीनों मिला के कंबाइंडली क्या बन गए, साइटोस्केलेटन। और क्यों कह रहे साइटोस्केलेटन, क्योंकि ये सेल के शेप को मेंटेन भी करते हैं, सेल को शेप भी देते हैं, मेंटेन करने का काम भी करते हैं। फिलामेंटस स्ट्रक्चर है, फिलामेंट टाइप के होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं, ये सारे प्रोटीन के बने ही है, ये भी प्रोटीन का बना, ये भी प्रोटीन का बना, ये भी प्रोटीन का बना, सब प्रोटीनियस कंपोनेंट होते हैं। साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं, जिनका सबसे मेन फंक्शन होता है सेल को सपोर्ट करना, यानी सेल को सपोर्ट करना, सेल को शेप देना और साथ ही साथ उसकी मोटिलिटी में हेल्प करना। मोटिलिटी मतलब लोकोमोशन में, तो ये लोकोमोशन में भी इनका रोल होता है। तो साइटोस्केलेटन में प्रोटीनियस कंपोनेंट को रखा गया है। प्रोटीनियस कंपोनेंट है जो 3 फंक्शन मेन करते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं, सेल के शेप को मेंटेन करते हैं और साथ ही साथ मोटिलिटी में हेल्प करते हैं। अच्छा, इनमें कौन कौन से कंपोनेंट आते हैं, तो इसमें 3 कंपोनेंट पे सबसे पहला माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट और इंटरमीडिएट फिलामेंट। इनमें सबसे बेसिक डिफरेंस आता है इनका डायमीटर। अगर हम इनका डायमीटर निकाले, ये अप्रोक्सीमेटली 25 नैनोमीटर साइज के होते हैं, ये अप्रोक्सीमेटली 6 to 7 नैनोमीटर साइज के होते हैं, और इनका डायमीटर इन दोनों के बीच में होता है। और बीच में होता है इसलिए इंटरमीडिएट कहा। ये इंटरमीडिएट क्यों नाम दिया, डायमीटर इनका माइक्रोट्यूब्यूल माइक्रोफिलामेंट के बीच में है, इसलिए इनको इंटरमीडिएट कहते हैं। इनका डायमीटर आता है 8 to 12, मतलब 25 और 6 to 7 के बीच में है, और बीच में डायमीटर, इसलिए इसको क्या कहा गया, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स कहा जाता है। तो साइटोस्केलेटन में ये 3 मेन कंपोनेंट है, और ये तीनों ही कंपोनेंट प्रोटीन के बने होते हैं। इन्हीं तीनों कंपोनेंट को एक एक करके हम डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले माइक्रोट्यूब्यूल। माइक्रोट्यूब्यूल ये बच्चों ट्यूबुलिन प्रोटीन से बना होता है। इस तरह का ये एक ट्यूबुलिन प्रोटीन है। ये ट्यूबुलिन एग्जैक्टली क्या है बच्चों, ट्यूबुलिन प्रोटीन है, ये प्रोटीन है। अब ये ट्यूबुलिन प्रोटीन यहां के एक और अटैच हुआ, फिर ये ट्यूबुलिन प्रोटीन है। ऐसे यहां पर कई ट्यूबुलिन प्रोटीन आपस में ऐसे अटैच होते जाते, ऐसे अटैच होते जाते, ऐसे यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ऐसे 13 ट्यूबुलिन प्रोटीन अटैच होते हैं और एक ऐसी रिंग बना लेते हैं। अच्छा, क्या सिखाया अभी मैंने, ये ट्यूबुलिन, ऐसे ट्यूबुलिन आपस में अटैच होते जाते हैं तो एक रिंग बन जाती है। आपको समझाने के लिए रिंग मैंने फिर से यहां बनाई। अब इसके ऊपर क्या होता है, इसी 13 की एक रिंग और आके जुड़ती है, ये और जुड़ गई, इसके ऊपर एक रिंग और आके जुड़ गई, एक रिंग और आके जुड़ गई। अच्छा, ये सब ट्यूबुलिन की रिंग जुड़ती जा रही है, और जब ये रिंग के ऊपर रिंग के ऊपर रिंग ऐसे जुड़ती जा रही है, तो इससे ये जो होलो स्ट्रक्चर बनी है, अब इसी होलो स्ट्रक्चर को कहा गया माइक्रोट्यूब्यूल, जिसके अंदर ये बेसिक कंपोनेंट है ट्यूबुलिन। क्या सिखाया कुछ समझना, ये छोटा पार्ट ट्यूबुलिन, लेकिन ये जो पूरी होलो स्ट्रक्चर बनी है, इसी को हम कह देते हैं माइक्रोट्यूब्यूल। और स्ट्रक्चर बड़ी आसान है, इसके ऊपर ऐसे रिंग के ऊपर रिंग जोड़ते जाओ, ये होलो स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगी, यही माइक्रोट्यूब्यूल होता है। तो माइक्रोट्यूब्यूल की क्या खास बात है, ये बच्चों ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना होता है, ये होलो स्ट्रक्चर होती है, सेंटर में आप देख रहे हैं होलो है, साथ ही साथ इनका डायमीटर 25 नैनोमीटर होता है। फंक्शन की बात करें, अच्छा डायमीटर मतलब ये वाली बात आती है, ये इनका डायमीटर, तो इनका डायमीटर 25 नैनोमीटर की रेंज में होता है। इनके फंक्शन में सबसे पहला फंक्शन वही सेल को मैकेनिकल सपोर्ट देना, सेल के शेप को मेंटेन करना, ये तो बच्चों इनके फंक्शन है ही। साइटोस्केलेटन में ये काम तो करेंगे ही, साथ ही साथ इनके बच्चों और भी फंक्शन होते हैं। इनके फंक्शन में ही अगला फंक्शन आता है सीलिया फ्लैजिला की स्ट्रक्चर बनाना, और सीलिया फ्लैजिला वही मोटिलिटी में हेल्प कर देंगे। इसी तरह से सेंट्रियोल की स्ट्रक्चर बनाते हैं, जैसे बच्चों ये सीलिया फ्लैजिला। सीलिया फ्लैजिला के बारे में आगे हम समझेंगे। सीलिया फ्लैजिला की स्ट्रक्चर में से माइक्रोट्यूब्यूल्स होती है, तो ये माइक्रोट्यूब्यूल ही सीलिया फ्लैजिला बनाते हैं, इन्हीं से सीलिया फ्लैजिला बना होता है। अच्छा, सेंट्रियोल नाम सुना होगा आपने, सेंट्रियोल की स्ट्रक्चर भी हम समझेंगे, आप देखिएगा वो भी माइक्रोट्यूब्यूल का ही बना होता है। तो ये सब माइक्रोट्यूब्यूल से बने कंपोनेंट्स होते हैं। इसी का एक बड़ा अच्छा फंक्शन होता है सेल डिवीजन के टाइम पर स्पिंडल फाइबर बनाना। आप लोग सभी जानते हैं जब बच्चों सेल का डिवीजन होता है तो उस टाइम इन क्रोमोसोम को मूव कराने के लिए से फाइबर लगे होते हैं, और ये जो फाइबर आपको दिखाई दे रहे, इन्हीं फाइबर्स को कहा जाता है स्पिंडल फाइबर। तो यहां पर ऐसे फाइबर की जरूरत पड़ती है जिन्हें हम स्पिंडल फाइबर कहते हैं, और ये स्पिंडल फाइबर भी माइक्रोट्यूब्यूल का ही बना है। स्पिंडल फाइबर भी किसका बना होता है, माइक्रोट्यूब्यूल का। तो ये भी माइक्रोट्यूब्यूल से बने कंपोनेंट होते हैं। जो बात यहां पर आपको समझाई, क्लियर हुई।
माइक्रोट्यूब्यूल क्या है एक बार फिर समझना, होलो स्ट्रक्चर होती हैं, ये ट्यूबुलिन प्रोटीन से बनी है जो ये सारे फंक्शन करती है। क्वेश्चन आता है स्पिंडल फाइबर कौन से प्रोटीन का बना है, ट्यूबुलिन प्रोटीन या आप माइक्रोट्यूब्यूल कह सकते हो, बात समझ में। तो सीलिया, फ्लैजिला, सेंट्रियोल इन सब की स्ट्रक्चर बनाने में भी माइक्रोट्यूब्यूल का रोल है। अच्छा, माइक्रोट्यूब्यूल का एक रोल और यह भी देखा गया है कि सेल के अंदर मान लीजिए इस वेसाइकल को ट्रांसपोर्ट करना है, तो ऐसे वेसाइकल को ट्रांसपोर्ट करने में भी यही माइक्रोट्यूब्यूल मदद करते हैं। तो एक फंक्शन और चाहे तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, वेसाइकल को सेल में ट्रांसपोर्ट करने में भी माइक्रोट्यूब्यूल का ही रोल होता है। ऐसा क्वेश्चन आ चुका था एक बार, तो वेसाइकल ट्रांसपोर्ट में माइक्रोट्यूब्यूल का रोल देखा गया है। तो माइक्रोट्यूब्यूल क्या होता है यह हमने सीखा। अगले नंबर पे हम लेते हैं और वो है माइक्रोफिलामेंट। माइक्रोफिलामेंट बच्चों ये एक्टिन प्रोटीन से बने कंपोनेंट है। ऐसे समझिएगा, ये प्रोटीन यहां पर एक्टिन प्रोटीन है, फिर से यहां पर ये बनाया एक्टिन प्रोटीन, ये एक्टिन प्रोटीन, ये एक्टिन प्रोटीन, ऐसे यहां पर एक्टिन प्रोटीन, एक्टिन प्रोटीन, एक्टिन प्रोटीन ऐसे अटैच होते जाते हैं। ये सारे एक्टिन अटैच होते जा रहे हैं। जब ऐसे कई सारे एक्टिन प्रोटीन अटैच होते जाते हैं, इन्हीं एक्टिन प्रोटीन के अटैच होने से ये एक सॉलिड स्ट्रक्चर डेवलप होती है। इसी सॉलिड स्ट्रक्चर का नाम माइक्रोफिलामेंट से, ये जो सॉलिड स्ट्रक्चर बनी, नाम बोलो माइक्रोफिलामेंट। अगर हम इनका ये डायमीटर निकाले तो इनका डायमीटर बहुत कम आता है। इनका डायमीटर आता है सॉलिड स्ट्रक्चर 6 to 7 नैनोमीटर का। तो ध्यान रखना, माइक्रोट्यूब्यूल होलो था लेकिन माइक्रोफिलामेंट सॉलिड स्ट्रक्चर है। अच्छा, इनके फंक्शन की बात करें, ये भी साइटोस्केलेटन में ही आते हैं, मतलब इनका फंक्शन भी वही मैकेनिकल सपोर्ट करना, सेल के शेप को मेंटेन करना, लेकिन और भी काम कर सकते हैं। अच्छा, एक्टिन प्रोटीन वर्ड कहां सुना है आपने? मसल में। तो जब मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है तो मसल कॉन्ट्रैक्शन में भी इन्हीं का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो मसल कॉन्ट्रैक्शन में भी इसका रोल देखा गया है। एक बार तो नीट में ऐसा क्वेश्चन आ गया था, सॉलिड स्ट्रक्चर 6 to 7 नैनोमीटर की जो मसल कॉन्ट्रैक्शन में इन्वॉल्व होती है, नाम बताइए। क्या नाम आएगा बच्चों? माइक्रोफिलामेंट। अच्छा, इन्हीं का रोल सेल डिवीजन में भी होता है, स्पेशली एनिमल में साइटोकाइनेसिस के टाइम पर। जब बच्चों एनिमल सेल में साइटोकाइनेसिस होगा तो आगे हम सीखेंगे भी, साइटोकाइनेसिस के टाइम पर ऐसी फरो बनती है और इस फरो को बनाने के लिए यहां पर ऐसी एक रिंग बनाई जाती है। ये रिंग माइक्रोफिलामेंट की ही बनी होती है। तो माइक्रोफिलामेंट ऐसे फरो बनाने का काम करती है, जिससे फाइनली दोनों साइड से फरो पास में आके सेल को डिवाइड करा देती है। तो सेल डिवीजन में भी इन माइक्रोफिलामेंट एक्टिन प्रोटीन का बहुत बड़ा रोल है। अच्छा, माइक्रोट्यूब्यूल ट्यूबुलिन प्रोटीन से बना, ये एक्टिन प्रोटीन से बना, ये सब प्रोटीनियस कंपोनेंट ही है। क्लियर? तो इसके क्या फंक्शन है ये हमने सीखा। अगले नंबर पे आता है इंटरमीडिएट फिलामेंट। इंटरमीडिएट फिलामेंट ये लेमिन प्रोटीन के बने होते हैं, और भी कई टाइप के प्रोटीन्स होते हैं इसमें, केराटिन प्रोटीन भी इसमें आता है। ये बच्चों खास बात क्या है, ये न्यूक्लियस को शेप देने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखते हैं। आगे जब हम न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो न्यूक्लियस की ये जो इनर मेम्ब्रेन आपको दिख रही है, इसके ठीक नीचे ऐसे बच्चों न्यूक्लियर लेमिला बनती है। ये न्यूक्लियर लेमिला कोई और नहीं, ये लेमिन प्रोटीन मतलब इंटरमीडिएट फिलामेंट से बना होता है। और ये यहां पर ऐसे कई सारे होते हैं, ऐसे यहां पर ये लगे होते हैं, ऐसे ये यहां पर अटैच होते हैं। और ये जो न्यूक्लियर लेमिना है, ये अल्टीमेटली न्यूक्लियस को शेप देती है। अगर यहां से इस न्यूक्लियर लेमिला को हटा दो तब तो फिर न्यूक्लियस का कोई प्रॉपर शेप नहीं रहेगा। तो न्यूक्लियस को शेप देने में इस न्यूक्लियर लेमिना का रोल है, और ये न्यूक्लियर लेमिना कोई और नहीं, एक तरह का इंटरमीडिएट फिलामेंट ही है। मतलब ये भी शेप देने की काम करती है। हाँ, इनका डायमीटर आता है, ये भी सॉलिड स्ट्रक्चर, डायमीटर 8 to 12 नैनोमीटर की रेंज में होता है। अगर बच्चों इसके फंक्शन की बात करें तो वही मैकेनिकल सपोर्ट, मेंटेनेंस ऑफ सेल शेप, ये तो है ही। साथ ही साथ ये बच्चों न्यूक्लियस के अराउंड में ऐसे बास्केट लाइक स्ट्रक्चर बनाती है जो न्यूक्लियस को शेप प्रोवाइड करती है। तो इंटरमीडिएट फिलामेंट क्या होता है ये भी हमने समझा। साइटोस्केलेटन में 3 कंपोनेंट मैंने आपको समझाया, माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट, और इनकी क्या क्या खास बातें हैं, ये सारी बातें हमने बच्चों यहां पर सीखी है। सेंट्रियोल क्या होता है ये बच्चों हम समझने जा रहे हैं। सेंट्रियोल साइटोप्लाज्म के अंदर सिलेंड्रिकल शेप की स्ट्रक्चर होती है, जिसे बच्चों सेंट्रियोल कहा जाता है, जिसका सबसे मेन फंक्शन आपने देखा भी होगा सेल डिवीजन के टाइम पर होता है। तो सेंट्रियोल क्या है इसको हम समझते हैं। ये बच्चों एनिमल सेल के अंदर न्यूक्लियस के बाहर साइटोप्लाज्म है, और इस साइटोप्लाज्म के अंदर ऐसी सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर लगी होती है, और इन्हीं सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर को कहा जाता है सेंट्रियोल। अच्छा, ध्यान रखना, ये बच्चों एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर ये सेंट्रियोल है, और ये भी सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर ये भी सेंट्रियोल है।
यानी सेल के अंदर न्यूक्लियस के ठीक पास में, समझाने के लिए बड़ा बना दिया है, लेकिन ये न्यूक्लियस के ठीक पास में होता है। तो न्यूक्लियस के पास में ही ऐसी सिलेंड्रिकल शेप की स्ट्रक्चर लगी होती है और इन्हीं स्ट्रक्चर को कहा जाता है सेंट्रियोल। और याद रखना, एक सेल के अंदर हमेशा दो सेंट्रियोल मिलते हैं और दोनों सेंट्रियोल एक दूसरे के परपेंडिकुलर 90 डिग्री के एंगल पे रहते हैं, ये राइट एंगल पे रहते हैं, एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पे रहेंगे। इन दोनों ही सेंट्रियोल को कंबाइंडली डिप्लोसोम कहा जाता है। डिप्लोसोम मींस टू सेंट्रियोल। अब जो सेंट्रियोल के चारों तरफ जो डेंस फ्लूइड भरा होता है, यहां पर इसके चारों तरफ डेंस फ्लूइड भरा होता है, तो डेंस फ्लूइड, सराउंडिंग डेंस फ्लूइड और सेंट्रियोल सबको मिला के सेंट्रोसोम कहा जाता है। सबको मिला के सेंट्रोसोम कहते हैं। तो सेंट्रियोल सेंट्रोसोम में कंफ्यूज नहीं, ये सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर सेंट्रियोल, ये सेंट्रियोल, सेंट्रियोल प्लस सराउंडिंग फ्लूइड सबको मिला के सेंट्रोसोम कहते हैं। और एक ही सेंट्रोसोम में, ये एक सेंट्रोसोम है, एक सेंट्रोसोम में हमेशा टू सेंट्रियोल होंगे। सेंट्रियोल का मिलना ये बच्चों एनिमल सेल का फीचर होता है, ये एनिमल में प्रेजेंट होता है। प्लांट के अंदर सेंट्रियोल एब्सेंट रहेगा, हायर प्लांट के अंदर आप देखो कोई सेंट्रियोल नहीं मिलता है। तो सेंट्रियोल का मिलना एनिमल सेल का ही फीचर होता है। और एनिमल में भी कहां मिलता है? साइटोप्लाज्म के अंदर। अच्छा, देखने में ये आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा जैसे कुछ सिलेंडर लगा रखा है, ऐसा सिलेंड्रिकल, तो वाकई में सिलेंड्रिकल शेप का है। लेकिन जब बच्चों इसको हम बाहर निकाल के इसका ट्रांसफर सेक्शन देखते हैं तो ट्रांसफर सेक्शन में कुछ ये ऐसा दिखता है। मतलब ये ऐसा लगता है जैसे बैलगाड़ी का कुछ पहिया बना रखा हो, कार्ट व्हील। तो इसको हम कार्ट व्हील स्ट्रक्चर कहते हैं। लेकिन कब? जब हम इसका ट्रांसफर सेक्शन कट करेंगे तो ये कार्ट व्हील जैसा अपीयर हो जाता है। अच्छा, इसमें बाहर की तरफ कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है, मतलब ये एक मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर होती है। तो सेंट्रियोल मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर है, सिलेंड्रिकल टाइप का होता है, सिलेंड्रिकल टाइप की स्ट्रक्चर होती है। अच्छा, कार्ट व्हील कब दिखता है? जब हम ट्रांसफर सेक्शन में देखते हैं। और ये प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म ऑफ एनिमल सेल। हायर प्लांट की बात करें तो हायर प्लांट के अंदर सेंट्रियोल सेंट्रोसोम एब्सेंट रहते हैं। क्लियर? और एक सेल में हमेशा दो सेंट्रियोल होंगे और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे होंगे। जो बात यहां समझे, क्लियर हुई? अब बच्चों हम क्या करेंगे, इसको बाहर निकालेंगे और इसका ट्रांसफर सेक्शन हम कट करके समझते हैं। सेंट्रियोल की स्ट्रक्चर हम समझने जा रहे हैं। सेंट्रियोल की स्ट्रक्चर समझने के लिए हमने इसका ट्रांसफर सेक्शन कट किया। ये कुछ इस तरह का बनेगा। अब इसको हम डिटेल में समझेंगे। सेंट्रियोल की स्ट्रक्चर में ऐसे बच्चों यहां पर ये माइक्रोट्यूब्यूल्स होती है। ये यहां पर माइक्रोट्यूब्यूल आउटसाइड में लगी होती है, तो इसको हम कहते हैं पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल। ये पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल ऐसे 3 की फॉर्म में होती है। इसको हम कह सकते हैं एग्जैक्टली ट्रिपलेट। इस ट्रिपलेट में जो इनर मोस्ट होता है उसको A, बाहर वाले को B और सबसे बाहर वाले को C। ये पूरा पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल, इसके अंदर 3 पार्ट A, B, C, यानी 3 फॉर्म में है, ट्रिपलेट की फॉर्म में होते हैं। ट्रिपलेट में इनर मोस्ट A ट्यूब्यूल, बाहर वाला B ट्यूब्यूल, सबसे बाहर वाला C ट्यूब्यूल होता है। ये ट्रिपलेट की फॉर्म में। अब फिर देखना, ये बच्चों यहां ट्रिपलेट की फॉर्म में है, ये ट्रिपलेट की फॉर्म में माइक्रोट्यूब्यूल है। ऐसे यहां पर 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे हम चलते जाए तो ये टोटल यहां पर ऐसी 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स होती है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये माइक्रोट्यूब्यूल ऐसे आउटसाइड में है, इसलिए इनको नाम दिया गया पेरिफेरल। पेरिफेरल क्यों कहा समझ में है बच्चों? पेरीफेरी में है, इसलिए इनको हम पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल कहते हैं। अच्छा, आउटसाइड में कितनी होगी? 9। लेकिन अगर हम सेंट्रियोल के सेंटर पार्ट में देखें तो इसके सेंटर पार्ट में कोई माइक्रोट्यूब्यूल नहीं होती है, केवल इसका सेंटर पार्ट प्रोटीन का बना है, जिसे हम यहां स्पेशली कह देते हैं हब। अच्छा, ये प्रोटीनियस पार्ट होता है और ध्यान रखना इसमें कोई माइक्रोट्यूब्यूल नहीं है। तो मुझे बताओ आउटसाइड में कितनी माइक्रोट्यूब्यूल हो गई? 9। आउटसाइड में तो हो गई 9 माइक्रोट्यूब्यूल और सेंटर में 0। तो यहां जो अरेंजमेंट माइक्रोट्यूब्यूल का बनेगा 9 + 0। 9 + 0 कैसे हुआ? आउटसाइड की 9, सेंटर में 0। तो जो बात यहां भी आपको समझे, क्लियर हुई सबको अच्छे से? इसमें 9 इवनली स्पेस, इवनली स्पेस मतलब इनके बीच में जो डिस्टेंस होती है वो इक्वल होती है। तो ये इवनली स्पेस माइक्रोट्यूब्यूल्स होती है। आउटसाइड में 9 है, सेंटर में माइक्रोट्यूब्यूल एब्सेंट है। अरेंजमेंट आपसे पूछा जाए तो 9 + 0। और 9 किस फॉर्म में आई बच्चों? ट्रिपलेट। 0 क्या इंडिकेट कर रहा है? माइक्रोट्यूब्यूल एब्सेंट है। क्लियर? अच्छा, अब इसी के स्ट्रक्चर को और हम ध्यान समझे। इसमें बच्चों आप देखोगे तो इस माइक्रोट्यूब्यूल का A नियर बाय के से C से कनेक्ट है। एक माइक्रोट्यूब्यूल का A अगली वाली के C से कनेक्ट होता है और ये A और C आपस में लिंक है, कनेक्ट है, तो इनके कनेक्टर को AC लिंकर कहा जाता है। नाम से समझ में आ रहा है, A और C को लिंक करने वाला AC लिंकर, तो ये एक AC लिंकर कहलाता है।
ए और सी को लिंक कर देता है। सिमिलरली यहां पर ये ए और सी आपस में कनेक्ट है तो ये ऐसी लिंकर, ये ऐसी लिंकर, ये ऐसी लिंकर, ऐसे यहां पर ऐसे लिंकर्स होते हैं। अच्छा, ये ऐसी लिंकर भी प्रोटीन के बने हैं। सेंट्रियोल में जितने भी पार्ट हम समझ रहे हैं सब प्रोटीनियस ही होते हैं, ये सब प्रोटीन के बने होते हैं। तो ये बच्चों ऐसी लिंकर, लिंकर किसको कहते हैं? जो लिंक करा देता है। एक खास बात हो, एक के जस्ट नीचे ऐसे यहां पर एक ऐसी थिकनिंग लगी होती है, एक के जस्ट नीचे। ये थिकनिंग देखने में एक्स जैसी लगती है, इसको जब अपीयर किया जाता है तो ये एक्स जैसा अपीयर होता है। इसी थिकनिंग को नाम दिया जाता है एक्स थिकनिंग। क्या नाम दे देते हैं? एक्स थिकनिंग, ए के नीचे की तरफ। इसी तरह से ए के नीचे की तरफ ये एक्स है। अब ध्यान से देखना, 2x के बीच में यहां पर एक थिकनिंग और लगी है, ये कहलाती है वाई थिकनिंग। ये वाई जैसा अपीयर होता है तो इसको वाई थिकनिंग कह देते हैं। अब यहां पे देखिएगा, ए के नीचे ये ए है, इस ए के नीचे x, ए के नीचे x, और इन x के बीच में यहां बच्चों ऐसे y लगा होता है। अरे बात समझ में? अब यहां देखिएगा, ये x और y आपस में कनेक्ट है। अब आप ही बताओ, एक्स वाई को लिंक करने वाले का नाम, यस एक्स वाई लिंकर, तो ये एक्स वाई लिंकर बन जाता है। अब यहां पर एक्स वाई लिंकर हर जगह लगाओ, तो ऐसे एक्स वाई लिंकर हर जगह लगाओ, तो इस तरह से ये एक्स वाई लिंकर होते हैं। और ये एक्स वाई लिंकर भी प्रोटीन के ही बने। क्या सीखा एक बार फिर समझना, ए के नीचे प्रोटीन की थिकनिंग x, ए के नीचे x, और 2x के बीच में प्रेजेंट होता है y, और x और y को कनेक्ट करने वाला एक्स वाई लिंकर कहलाता है। जो बात यहां पर आपको समझाई, क्लियर हुई अच्छे से? अच्छा, खास बात हो, सेंट्रियोल का सेंटर पार्ट तो आप जानते हैं हब है। अब ये हब इन पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल से कनेक्ट होता है। हब पेरिफेरल से कनेक्ट है, और इनको कनेक्ट करने वाला ये जो फाइबर यहां पर आपको दिखाई दे रहा है, इसी फाइबर को नाम दिया जाता है रेडियल स्पोक। रेडियल स्पोक किसको कहते हैं? पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल को सेंट्रल हब से जोड़ने वाले स्पोक का नाम रेडियल स्पोक। अच्छा, ये रेडियल स्पोक यहां पर 1 है, तो इसी तरह से यहां पर भी होगा, यहां भी होगा, यहां भी होगा, यहां भी होगा, हर तरफ होगा। तो ये टोटल नंबर वाइज देखा जाए तो 9 होते हैं। टोटल कितने हो जाएंगे? 9। तो रेडियल स्पोक की नंबर टोटल 9 होती है, और ये भी प्रोटीन के बने। हर चीज यहां पर प्रोटीन की बनी है। क्लियर? तो रेडियल स्पोक मेड अप ऑफ प्रोटीन, ये भी प्रोटीन के ही बने होते हैं। तो जो इसके स्ट्रक्चर में आपको समझाया जा रहा है, क्लियर हो रहा है अच्छे से? इसके बाहर में सोच समझ के बताओ कितनी मेम्ब्रेन दिखाई दे रही? एक भी नहीं। और जब मेम्ब्रेन नहीं है तो मेम्ब्रेन लेस। याद रखना, राइबोसोम भी मेम्ब्रेन लेस होता है और यह भी मेम्ब्रेन लेस होता है। हां, इनके बाहर की तरफ ऐसे कुछ स्पेशल प्रोटीन्स ऑब्जर्व किए जाते हैं। इन्हीं प्रोटीन्स को यहां पर म्यूसिल्स के नाम से जाना जाता है। अच्छा, ये जो म्यूसिल्स होते हैं, इनका फंक्शन ये है कि ये सेल डिवीजन के टाइम पर नए सेंट्रियोल के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। जैसे ये सेंट्रियोल है, इसके चारों तरफ यहां पर ऐसे ये म्यूसिल्स लगे होते हैं, ऐसे म्यूसिल्स लगे। सेल डिवीजन के टाइम पर इसी म्यूसिल से ही नए सेंट्रियोल का फॉर्मेशन होता है। यानी पुराना सेंट्रियोल ही खुद नए सेंट्रियोल को डेवलप करने में हेल्प करता है। यानी सेंट्रियोल खुद में डुप्लीकेशन की पावर रखता है, ये सेल्फ डुप्लीकेट हो सकते हैं। तो क्या हमने सीखा? अरेंजमेंट तो 9-0 था। ट्रिपलेट ए और सी कनेक्ट, तो उसको ऐसे लिंक करके दिया। सेंटर पार्ट प्रोटीनियस होता है, जिसको हम हब कह देते हैं। अच्छा, हब पेरिफेरल से कनेक्ट होता है बाय द हेल्प ऑफ रेडियल स्पोक, और नंबर में ये 9 होते हैं। ये भी बच्चों नंबर पूछा जाए तो आपको 9 कह देते हैं। और इसमें सेल्फ डुप्लीकेशन की पावर होती है, और ये सेल्फ डुप्लीकेट सेल डिवीजन की एस फेज में होता है। जब सेल डिवाइड करती है, G1 आती है, एस आती है, तो एस फेज में ये डुप्लीकेट हो जाते हैं। जो बातें यहां पर समझाई गई, क्लियर हुई? तो ये बच्चों हमने सेंट्रियोल की स्ट्रक्चर समझी। लेकिन ध्यान रखना, ये स्ट्रक्चर कार्ट्यूल स्ट्रक्चर है। कब दिखेगी? जब ट्रांसफर सेक्शन में देखते हैं। तो स्ट्रक्चर में क्या सीखा? फटाफट बोलना। आउटसाइड में 9 माइक्रोट्यूब्यूल, सेंटर में 0, अरेंजमेंट 9+0। 9 जो होते हैं ट्रिपलेट की फॉर्म में, इनर मोस्ट A, देन B, देन C, तो ABC फॉर्म में। फिर एक का A अगले के C से कनेक्ट है, तो ये ऐसी लिंकर। सेंटर पार्ट हब कहलाता है। पेरिफेरल से कनेक्ट करने वाले का नाम रेडियल स्पोक होता है, और बाहर की तरफ ऐसे म्यूसिल्स लगे होते हैं। तो इसकी स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है, डायग्राम में देख के सब कुछ बड़े इजीली समझ सकते हैं। हम बच्चों सेंट्रियोल के फंक्शन की बात करें। सेंट्रियोल क्या फंक्शन करता है? सेंट्रियोल का पहला फंक्शन होता है फॉर्मेशन ऑफ बेसल बॉडी ऑफ सिलिया एंड फ्लैजिला। जब बच्चों हम सिलिया फ्लैजिला की स्ट्रक्चर समझते हैं, तो सिलिया फ्लैजिला, ये सिलिया फ्लैजिला है, इनके स्ट्रक्चर में एक कंपोनेंट होता है जिसको बेसल बॉडी कहा जाता है। ये बेसल बॉडी कहलाता है, और ये बेसल बॉडी कोई और नहीं, सेंट्रियोल से ही डेवलप होता है। मतलब यही सेंट्रियोल बेसल बॉडी का फॉर्मेशन करता है। तो बेसल बॉडी का फॉर्मेशन सेंट्रियोल से होता है,
और ध्यान रखना बेसल बॉडी किसका पार्ट है, सिलिया और फ्लैजिला। तो सिलिया फ्लैजिला के स्ट्रक्चर में ऐसी बेसल बॉडी होती है जो अल्टीमेटली सेंट्रियोल से बनी होती है। इसी का एक बड़ा अच्छा फंक्शन आता है सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के टाइम पर स्पिंडल फाइबर को अटैच करने का काम ये सेंट्रियोल ही कराते हैं। जब बच्चों सेल डिवाइड करती है, ये स्पिंडल फाइबर आपको दिख रहे हैं। स्पिंडल फाइबर यहां तो क्रोमोसोम से जुड़े हैं, लेकिन यहां पर जिस स्ट्रक्चर से अटैच होते हैं ये सेंट्रियोल है। ये सेंट्रियोल दिख रहे हैं बच्चों, ये सेंट्रियोल दिखाई दे रहे हैं। तो सेंट्रियोल का काम होता है ऐसे स्पिंडल फाइबर को अटैच करने में, मतलब डिवीजन में भी इसका इंपॉर्टेंट रोल है। तो कहां का इसका रोल है ये बच्चों हमने समझा। तो इसके फंक्शन क्लियर हुए। एक तो बेसल बॉडी बनाता है, सेल डिवीजन में भी इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो सेंट्रियोल क्या होता है सब कुछ हमने समझा। एनिमल सेल में प्रेजेंट है, हायर प्लांट में एब्सेंट होता है, मेम्ब्रेनलेस है, कार्टविल स्ट्रक्चर होती है, और क्या ये फंक्शन परफॉर्म करता है ये सब हमने सीख लिया है। हम बच्चों अब सिलिया एंड फ्लैजिला के बारे में समझेंगे। सिलिया और फ्लैजिला क्या होता है। ये बच्चों पैरामीशियम है। पैरामीशियम की बॉडी के ऊपर आप देखोगे कई सारे छोटे छोटे स्मॉल प्रोसेस लगे होते हैं, और ये जो स्मॉल प्रोसेस यहां पर आपको दिखाई दे रहे हैं इन्हीं को कहा जाता है सिलिया। सिलिया आप देख रहे हैं नंबर में बहुत सारे होते हैं, हाँ साइज वाइज छोटे हैं लेकिन नंबर में ये बहुत सारे लगे होते हैं। ऐसे पैरामीशियम की सरफेस पे से सिलिया होते हैं। फ्लैजिला की बात करें, ये बच्चों क्लेमाइडोमोनास है। इस क्लेमाइडोमोनास में आप देखोगे ऐसे लॉन्ग एक्सटेंशन आपको दिखाई दे रहे हैं, और यही लॉन्ग एक्सटेंशन कहलाते हैं फ्लैजिला। सिलिया और फ्लैजिला में क्या बेसिक डिफरेंस होता होगा ये तो आपको डायग्राम में वैसे दिख रहा होगा कि ये स्मॉल साइज के दिख रहे हैं, ये लॉन्ग साइज के दिख रहे हैं। अच्छा, इनकी नंबर बहुत सारी दिख रही है, इनकी नंबर बहुत कम होती है। तो इनमें बच्चों ये डिफरेंस तो होता है, लेकिन अगर मैं इनकी इंटरनल स्ट्रक्चर देखूं तो दोनों की इंटरनल स्ट्रक्चर, चाहे सिलिया की बात करें चाहे फ्लैजिला की बात करें, दोनों की इंटरनल स्ट्रक्चर सेम होती है। तो इंटरनली ये सेम है, इंटरनली सेम है, हाँ लेकिन इनमें कुछ तो डिफरेंस है। पहले मैं इनमें क्या क्या और डिफरेंस होते हैं वही मैं क्लियर करता हूं। तो हम बच्चों सिलिया और फ्लैजिला में कुछ डिफरेंस यहां पर समझ लेते हैं। सिलिया में पहला डिफरेंस आता है कि इसकी साइज छोटी होती है, तो ये शॉर्टर साइज के होते हैं। फ्लैजिला लॉन्ग साइज के होते हैं, ये अप टू 150 माइक्रोमीटर तक की साइज के देखे गए हैं। क्लियर। सिलिया की एक और खास बात ये होती है कि नंबर में बहुत ज्यादा है, डायग्राम में साफ दिख भी रहा है, और फ्लैजिला की नंबर बहुत कम होती है, फ्यू इन नंबर। क्लियर। ये दो बात तो हमने डायग्राम से समझी है। सिलिया की एक खास बात और ये देखी जाती है, सिलिया बीट इन अ कोऑर्डिनेटेड मैनर। कोऑर्डिनेटेड मैनर से मतलब सरफेस के ऊपर ये जितने भी यहां पर सिलिया लगे होते हैं, ये ऐसे सिलिया लगे होते हैं, तो ये सिलिया एक साथ नीचे आते हैं, एक साथ ऊपर जाते हैं। मतलब जैसे ऐसे सरफेस के ऊपर कई सारे सिलिया लगे हुए, तो ये एक साथ ऐसे नीचे आएंगे, फिर ये एक साथ ऊपर जाएंगे, एक साथ नीचे एक साथ ऊपर। मतलब इन सब में आपस में कोऑर्डिनेशन होता है, और इसीलिए इनकी मूवमेंट को हम कहते हैं कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट। जस्ट लाइक ओर, इनकी मूवमेंट को ओर लाइक मूवमेंट कहा जाता है। ओर जानते हैं, बोट को चलाने के लिए आपने देखा होगा उसमें चप्पू की हेल्प से चलाया जाता है। चप्पू को हम इंग्लिश में कहें तो ओर। अगर किसी बोट को आगे ले जाना है, सपोज करो उसमें 5 पर्सन बैठे हैं, तो वो क्या करेंगे, पांचों के पांचों उस ओर को एक साथ आगे करेंगे, फिर एक साथ पीछे करेंगे, एक साथ आगे एक साथ पीछे। तो सब में क्या रहेगा, कोऑर्डिनेशन, और उसी कोऑर्डिनेशन से बोट आगे जाएगी। अब सपोज करो कि आगे वाला तो आगे की तरफ मूव कर रहा है, पीछे वाले पीछे से मूव कर रहे हैं, तो फिर बोट आगे जा ही नहीं पाएगी। मतलब उनमें कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। सेम बात यहां पर भी है कि सिलिया के अंदर भी कोऑर्डिनेशन होता है, और इसी कोऑर्डिनेशन की वजह से ये प्रॉपर मूवमेंट कर पाते हैं। अच्छा, इनकी मूवमेंट जस्ट लाइक ओर होता है, इसलिए एनसीईआरटी लिखती भी है सिलिया बीट इन ओर लाइक मूवमेंट। ओर मतलब चप्पू, नाव को चलाने के लिए जो चप्पू होते हैं, इस तरह की इनकी मूवमेंट होती है। क्लियर। इनकी मूवमेंट को पेंडुलर मूवमेंट कहा जाता है। पेंडुलर का मतलब ये होता है जैसे बच्चों पेंडुलम मूव करता है। आप लोगों ने पेंडुलम को देखा होगा, जैसे मान लीजिए ये यहां पर है, तो ये पेंडुलम क्या करता था, ऐसे मूव करता था, फिर ऐसे आता था, फिर ऐसे जाता था, ऐसे मूव करता है। घड़ी में भी आपने देखा होगा पेंडुलम होता है, ऐसे जाता है फिर ऐसे आता है, ऐसे। तो ये बच्चों पेंडुलर मूवमेंट होती है। सेम मूवमेंट सिलिया की भी होती है, तो सिलिया की मूवमेंट को हम पेंडुलर मूवमेंट भी कह सकते हैं। ये ध्यान रखना, सिलिया ओर लाइक मूवमेंट शो करता है, देखने में ऐसे पेंडुलम जैसा लगता है, इसलिए इसको हम पेंडुलर मूवमेंट भी कहते हैं। कोऑर्डिनेशन के साथ ये काम करते हैं। फ्लैजिला की बात करें, फ्लैजिला में बच्चों आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं होता, ये इंडिपेंडेंटली बीट करते हैं, मतलब इंडिपेंडेंटली मूव करते हैं, और इनकी मूवमेंट को अंड्यूलेटिंग मूवमेंट कहा जाता है। अंड्यूलेटिंग से मतलब होता है बिना किसी कोऑर्डिनेशन के ये मूवमेंट शो करते हैं। अंड्यूलेटिंग का एग्जैक्ट मतलब होता है वेव लाइक मोशन।
जैसे बच्चों आपने क्या किया, एक लंबे से थ्रेड को लिया और एक हाथ से उसको झटका मारो। अच्छा, जैसे झटका मारोगे तो आप देखना उसमें से वेव बनती जाएगी, ऐसे वेव बनती जाती है। तो वो जो वेव लाइक मोशन होती है उसी को अंडुलेटिंग मोशन कहा जाता है। यहां पर भी ये होता है, यहां पे बच्चों इसके बेस से इसमें एनर्जी की वजह से झटका लगता है और जैसे झटका लगता है ये ऐसे वेव लाइक मोशन शो करते हैं और वेव लाइक मोशन को कहा जाता है अंडुलेटिंग मोशन। तो इसे हम अंडुलेटिंग मूवमेंट भी कह सकते हैं। सिलिया के फंक्शन की अगर बात करें तो सिलिया कई जगह काम में आता है। सिलिया का पहला फंक्शन तो है लोकोमोशन, ये तो आप सब जानते हैं, मूवमेंट। अच्छा, ये सेल की मूवमेंट करा सकता है, जैसे हम पैरामीशियम में देख ही रहे हैं। पैरामीशियम में जैसे ये सिलिया मूव करेंगे पैरामीशियम की बॉडी आगे जाएगी। तो पैरामीशियम की सेल को कौन मूव कराता है? सिलिया। इसी तरह से हमारी बॉडी के अंदर भी सिलिया होते हैं। आप लोग सभी जानते हैं अपने रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर सिलिया होते हैं, लेकिन क्या उस सिलिया से हम मूवमेंट करते हैं? क्या हमारी सेल मूवमेंट करती है? नहीं। हमारे अंदर जो सिलिया होते हैं वो म्यूकस को बाहर फेंकने का काम करती है, यानी फ्लूइड को धक्का देने का काम करती है। तो हमारे अंदर सिलिया का फंक्शन होता है फ्लूइड की मूवमेंट। तो सिलिया दोनों तरह की मूवमेंट करा सकता है, सेल की मूवमेंट करा देता है पैरामीशियम के अंदर, फ्लूइड की मूवमेंट कराता है हमारी बॉडी के अंदर। अरे बात समझ में? तो ये दोनों तरह की मूवमेंट कर सकते हैं। इसी का एक फंक्शन आता है अटैचमेंट। अटैचमेंट का मतलब, मान लीजिए पैरामीशियम वाटर में मूव कर रहा है, इसे किसी सरफेस पे बाइंड होना है तो ये सिलिया से बाइंड होते हैं। तो सिलिया की हेल्प से ये अटैचमेंट भी शो करते हैं, साथ ही साथ फीडिंग में भी हेल्प करते हैं। मान लीजिए इनके साथ कोई फूड पार्टिकल अटैच हो गया तो ये सिलिया क्या करते हैं, उसको धक्का मारते हैं और ऐसे इंगल्फ करने में हेल्प भी करा देते हैं। तो फूड को इंगल्फ करने में भी इसका रोल होता है, यानी ये फीडिंग में भी हेल्प करते हैं। और सिलिया का एक बड़ा अच्छा फंक्शन होता है सेंसेशन। सेंसेशन का मतलब होता है अच्छे बुरे की पहचान। अगर इस सिलिया के साथ फूड पार्टिकल अटैच हुआ तब तो ये उसको चट कर गया, मतलब उसने अपने बॉडी में ले लिया। लेकिन अगर इसके साथ कोई टॉक्सिक केमिकल अटैच हो जाए, सिलिया के साथ मान लीजिए कोई टॉक्सिक अटैच हुआ, तो ये अपनी बॉडी को दूर भगा ले जाएगा। मतलब सिलिया बड़ा समझदार है, इसे पता है कि कौन सेल के काम का है और कौन काम का नहीं है। अगर काम का है तो इसे चट कर जाता है, काम का नहीं है तो उसे दूर भगा ले जाता है। अच्छे बुरे की इसमें पहचान की पावर है, मतलब इसमें सेंसेशन की पावर है। क्लियर? तो सिलिया के कई फंक्शन है। मेन फंक्शन तो सेल्यूलर मूवमेंट है ही, लेकिन और भी काम कर सकते हैं, अटैचमेंट, फीडिंग, सेंसेशन, ये सारे काम भी करते हैं। फ्लैजिला की बात करें तो इनका फंक्शन ओनली इन लोकोमोशन, ये केवल लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। सिलिया और फ्लैजिला में क्या डिफरेंस होता है बच्चों, ये हमने समझ लिया कि इनमें क्या डिफरेंस है। अच्छा, अब हम इनकी इंटरनल स्ट्रक्चर समझेंगे, मतलब ये इंटरनली कैसे होते हैं वो सारी बातें हम क्लियर करते हैं। एक बात ये फिर मैं कहूंगा, सिलिया हो चाहे फ्लैजिला हो, दोनों की इंटरनल स्ट्रक्चर सेम है। दोनों की इंटरनल स्ट्रक्चर सेम है। इसका टीएस कट करके देखे, इसका ट्रांसफर सेक्शन कट करके देखे, सेम ही मिलेगा। डिफरेंस तो हमने समझ लिया। अब हम ट्रांसफर सेक्शन पढ़ेंगे तो दोनों का सेम ही रहेगा। क्लियर? जो बात यहां समझाई क्लियर हुई सबको? अच्छे से समझ में आया इतना? अब बच्चों हम इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर समझे। अगर हम सिलिया फ्लैजिला की स्ट्रक्चर की बात करें, सिलिया सिंगुलर तो सिलियम कह देते हैं और सिंगुलर सिलियम। इसी तरह से फ्लैजिला अगर अकेला है तो उसको फ्लैजिलम नाम दे देते हैं। इनकी स्ट्रक्चर में खास बात यह होती है कि ये सेल मेम्ब्रेन की आउटग्रोथ है, हेयर लाइक आउटग्रोथ ऑफ सेल मेम्ब्रेन। इसको ऐसे समझिएगा, ये बच्चों यहां पर सेल मेम्ब्रेन है, यही सेल मेम्ब्रेन आप ध्यान से देखोगे, ये सेल मेम्ब्रेन ऐसे बाहर की तरफ आउटग्रोथ कर गई। ये जो सेल मेम्ब्रेन चल रही थी ये ऐसे बाहर की तरफ आउटग्रोथ कर गई और यही आउटग्रोथ ही सिलिया फ्लैजिला है। तो सिलिया फ्लैजिला सेल मेम्ब्रेन की ही आउटग्रोथ होती है। इनकी स्ट्रक्चर में, सिलिया फ्लैजिला की स्ट्रक्चर में जो एक्सटेंडेड पार्ट आपको दिखाई दे रहा है यह कहलाता है शाफ्ट। इसके ठीक नीचे ऐसी बच्चों प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको बेसल बॉडी कहते हैं, और कई बार इनसे ऐसी रूट लाइक स्ट्रक्चर अटैच होती है जिनको रूटलेट कहा जाता है। तो इसमें 3 पार्ट होते हैं, शाफ्ट, बेसल बॉडी, रूटलेट। मेन पार्ट तो इसका शाफ्ट वाला पार्ट होता है। शाफ्ट की खास बात यह होती है कि इन शाफ्ट के अंदर ऐसे कई सारी माइक्रोट्यूबुल पैरेलली यहां पे प्रेजेंट होती है। बहुत सारी माइक्रोट्यूबुल ऐसे पैरेलली प्रेजेंट होती है। तो कई सारी माइक्रोट्यूबुल यहां पर पैरेलली अरेंज होगी कुछ इस तरह से। ऐसी कई सारी माइक्रोट्यूबुल पैरेलली अरेंज होती है। ये माइक्रोट्यूबुल है और ये बाहर पर ऐसे मेम्ब्रेन से कवर्ड है, मतलब ये माइक्रोट्यूबुल और बाहर पर ऐसे बच्चों ये सेल मेम्ब्रेन से ऐसे कवर्ड यहां रहती है। अच्छा, अंदर ये जितनी भी माइक्रोट्यूबुल है इन सारी माइक्रोट्यूबुल को कंबाइंडली एक्सोनीमे कहते हैं। वर्ड को समझना, एक्सोनीमे का मतलब
सीलिया फ्लैजिला का इंटरनल सारा पार्ट एक्सोनी कहलाता है, एक्सेप्ट सेल मेम्ब्रेन। इस सेल मेम्ब्रेन, ये जो सेल मेम्ब्रेन आपको दिख रही है रेड वाली, इस मेम्ब्रेन को छोड़कर इंटरनली जितना भी पार्ट होता है उसी को बच्चों एक्सोनीमे के नाम से जाना जाता है। तो सीलिया फ्लैजिला की स्ट्रक्चर कैसी होती है इसकी एक आउटलाइन मैंने आपको समझाई। अब बच्चों हम क्या करेंगे, इस शाफ्ट वाले पार्ट को यहां से बाहर निकालेंगे, शाफ्ट वाले पार्ट को बाहर निकालेंगे, इसका ऐसे ट्रांसफर सेक्शन काटेंगे और इसका फ्रंट व्यू आपको समझाएंगे कि ये फ्रंट से कैसा दिखता है। एक बार फिर से हम इसका ट्रांसफर सेक्शन कट करेंगे, फ्रंट व्यू देखेंगे कि ये फ्रंट से कैसा दिखेगा। फ्रंट से देखोगे तो ऐसी कई माइक्रोट्यूब्यूल होगी और बाहर ऐसे ये मेम्ब्रेन से कवर्ड होगा। कैसी इनकी स्ट्रक्चर होगी वो अब हम डिटेल में समझेंगे। हां, एक बात और बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये जो सीलिया फ्लैजिला मैं आपको समझा रहा हूं, ये फ्लैजिला एक तरह से यूकैरियोटिक फ्लैजिला है। मतलब ये सीलिया फ्लैजिला हम किसका समझ रहे बच्चों, यूकैरियोटिक सेल का है, ये यूकैरियोटिक सेल का है। लेकिन जब आपने प्रोकैरियोटिक सेल समझा होगा तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर भी आप लोग जानते हैं कि वहां पर भी फ्लैजिला होता है, प्रोकैरियोट में भी फ्लैजिला होता है। लेकिन एक बात दिमाग में बिठा लेना, प्रोकैरियोट का फ्लैजिला और यूकैरियोट का फ्लैजिला स्ट्रक्चरली डिफरेंट होता है, दोनों डिफरेंट होते हैं। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रोकैरियोट मतलब बैक्टीरिया में भी फ्लैजिला होता है, बट ये बच्चों स्ट्रक्चरली डिफरेंट फ्रॉम यूकैरियोटिक फ्लैजिला। एक बार फिर से, दोनों में फ्लैजिला है, चाहे प्रोकैरियोट हो चाहे यूकैरियोट हो, और दोनों की स्ट्रक्चर भी डिफरेंट है। अब ये बताना हम किसका फ्लैजिला समझेंगे, यूकैरियोट का। प्रोकैरियोट के बारे में आप लोग प्लांट डाइवर्सिटी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आप पढ़ लेते हैं जब आप मोनेरा किंगडम पढ़ते हैं। तो ध्यान रखिएगा, हम यहां पर यूकैरियोटिक फ्लैजिला को डिटेल में समझेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको बाहर निकालते हैं और इसका ट्रांसफर सेक्शन आपको समझाते हैं। ये जो डायग्राम अभी हमने समझा, अब हमने इसका टीएस कट किया और डायग्राम समझते हैं। ध्यान से आप देखोगे तो बाहर की तरफ बच्चों इसमें ये सेल मेम्ब्रेन चल रही है, तो इसके ट्रांसफर सेक्शन में भी ऐसे बाहर की तरफ ये बाउंड्री है और ये बाउंड्री एक तरह से सेल मेम्ब्रेन है। अब बच्चों बाहर की तरफ तो सेल मेम्ब्रेन थी, इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ कई सारी माइक्रोट्यूब्यूल्स होती है। ये जो बाहर की तरफ माइक्रोट्यूब्यूल आपको दिखेगी ये पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स होती है, जो कि नंबर में 9 होती है, ऐसा समझिए आप। ये बच्चों यहां पर पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल है, ये पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल, इसी तरह से ये पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल, ये पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल, ऐसे यहां पर पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल बहुत सारी होती है, ऐसे यहां पर कई माइक्रोट्यूब्यूल है। अगर आप इनको काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी इनके नंबर फिक्स है। आउटसाइड में ऐसी 9 पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स होती है। और ये 9 की खासियत क्या है कि ये जो 9 माइक्रोट्यूब्यूल आपको दिख रही है ये सब ऐसे टूटू की फॉर्म में दिख रही है, और टूटू की फॉर्म में है मतलब ये एक तरह से डबलेट की फॉर्म में, यानी ये जो पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल है एग्जैक्टली बच्चों डबलेट की फॉर्म में। और डबलेट की फॉर्म में तो इसमें दो ही है, एक ए है एक बी है। जब हम सेंट्रियोल पढ़ते हैं, याद करिए, तो सेंट्रियोल में ये पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट की फॉर्म में होती है, ए बी सी की फॉर्म में होती है, लेकिन इसमें केवल दो ही होता है, ए और बी होता है, सी यहां नहीं होता है। अगर हम इसके सेंटर पार्ट में देखें तो सेंटर में भी ऐसी 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स होती है, ये बच्चों सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल कहलाती है। अब यहां ध्यान से बताना, पेरिफेरल में कितनी हो गई, हां बोलो बच्चों कितनी हो गई, 9। सेंटर की बात करें तो 2। अरेंजमेंट आप बताओ, पेरिफेरी से हम सेंटर का अरेंजमेंट देते हैं, पेरिफेरल में हो गया 9, सेंटर में हो गया 2, तो अरेंजमेंट आप ही बोल दो, 9 + 2 अरेंजमेंट। तो यहां 9 + 2 अरेंजमेंट चलता है, क्लियर। लेकिन याद करिए सेंट्रियोल में क्या था, 9 + 0 था, और यहां 9 + 2 है, क्योंकि सेंटर में भी 2 माइक्रोट्यूब्यूल है। एक खास बात दिख रही होगी, आउटसाइड वाली तो ऐसे डबलेट की फॉर्म में दिख रही होगी, लेकिन सेंटर वाली एक एक की फॉर्म में ही है, तो इसको बच्चों यहां पर हम लिख सकते हैं कि ये सिंगलेट की फॉर्म में होती है। तो आउटर डबलेट की फॉर्म में, सेंटर वाली सिंगलेट की फॉर्म में। क्या हमने समझा? अगर हम इनकी बात करें तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर्ड होते हैं, इनके सेंटर पार्ट को एक्सोनी में कहते हैं। इंटरनली जितना भी पार्ट है सब एक्सोनी में, बस ये ध्यान रखना मेम्ब्रेन छोड़ के, ये मेम्ब्रेन को हटा दो तो अंदर सारा ही एक्सोनी में होता है। अच्छा, एक्सोनीमे में माइक्रोट्यूब्यूल, इनसे जुड़े कंपोनेंट सब आ जाएंगे। अच्छा, एक्सोनीमे की खास बात होती है, एक्सोनीमे पजेस 9 पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल, ये 9 पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स होती है, ये डबलेट की फॉर्म में होती है। सेंटर में पेयर मतलब 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं। अरेंजमेंट की बात करें तो 9 डबलेट होता है और 2 सिंगलेट होता है। ये बात सबको समझ में आई? इतना क्लियर हुआ? अब बच्चों खास बात क्या है, यहां पर ये जो डबलेट आपको दिखाई दे रहा है,
इस डबलेट में एक का ए नियर बाय के बी से कनेक्ट होता है। अच्छा, ए और बी आपस में लिंक है, तो ये एक तरह का ए बी लिंकर ही है, इसे हम ए बी लिंकर कह सकते हैं। ये बच्चों ए बी लिंकर है, इसी को इंटर डबलेट ब्रिज के नाम से भी जानते हैं। इंटर डबलेट ब्रिज क्यों कहते हैं? दो डबलेट को कनेक्ट करने वाला ब्रिज है तो इंटर डबलेट ब्रिज नाम दे दिया जाता है। अच्छा, फिर से बताइए, ए और बी आपस में कनेक्ट है तो ये ए बी लिंकर, इसी तरह से ये ए बी सारे कनेक्ट होंगे तो ये ए बी लिंकर से ये सारे कनेक्ट हो जाएंगे, तो ये सब ए बी लिंकर से आपस में कनेक्ट होते हैं। इंटर डबलेट ब्रिज क्यों कहा? दो डबलेट को जोड़ने वाला कनेक्टर है, ब्रिज है, तो इसलिए इंटर डबलेट ब्रिज नाम दे देते हैं। एक और खास बात, सेंटर में जो 2 माइक्रोट्यूबुल आपको दिख रही है, ये भी आपस में कनेक्ट होती है, और ये आपस में कनेक्ट है तो इनके कनेक्टर का नाम हो जाता है सेंट्रल ब्रिज। इनके कनेक्टर का नाम सेंट्रल ब्रिज इसको कह देते हैं। और इनके चारों तरफ एक शीट लगी होती है, इस शीट को नाम दिया जाता है सेंट्रल शीट। क्या सीखा? सेंटर में 2 माइक्रोट्यूबुल, अटैच वाले का नाम सेंट्रल ब्रिज, सराउंड में शीट लगी है और इस शीट को सेंट्रल शीट कह देते हैं। क्लियर? अब एक खास बात, इसमें बच्चों इस माइक्रोट्यूबुल का ए, डबलेट का ए, इस सेंट्रल शीट के साथ एक ऐसे फाइबर से जुड़ा होता है। ध्यान से देखिएगा, ए वाला इस सेंट्रल शीट के साथ जुड़ा है और इनको जोड़ने वाले इस फाइबर का नाम कहलाता है रेडियल स्पोक। आप बताना, व्हाट इज रेडियल स्पोक? हाँ, रेडियल स्पोक बच्चों डबलेट को सेंट्रल शीट से कनेक्ट करने वाला फाइबर, ये रेडियल स्पोक है, और ये प्रोटीन के ही बने होते हैं। अब आप लोग मुझे बताइएगा, ये रेडियल स्पोक यहां पर नंबर वाइज कितने होंगे? हाँ, हर डबलेट से ऐसे, हर डबलेट से एक एक निकला होगा, तो ऐसे 1 2 3 ऐसे काउंट करेंगे तो टोटल 9 हो जाएंगे। अरे ये आउटसाइड में 9 है, सबसे एक एक स्पोक निकला हुआ है, तो रेडियल स्पोक की नंबर यहां पर 9 हो जाती है। तो 9 रेडियल स्पोक यहां पर प्रेजेंट रहते हैं। बात समझ में? एक खास बात हो, ये जो बच्चों ए आपको दिख रहा है, इस ए के साथ ऐसी आर्म लगी होती है, ऐसे यहां पर ये आर्म जुड़ी होती है, ये आर्म जुड़ी होती है। ये जो आर्म आपको दिख रही है, इस आर्म को डाइनिन आर्म कहा जाता है। ए के साथ आर्म लगी है, आर्म का नाम डाइनिन आर्म। डाइनिन आर्म की खास बात ये होती है कि ये डाइनिन आर्म पर एटीपेज एक्टिविटी होती है। डाइनिन आर्म पर एटीपेज एक्टिविटी होती है। ये एटीपेज एक्टिविटी एटीपी को ब्रेक करेगी, इसी से बच्चों एटीपी ब्रेक होगा, और ब्रेक होने के बाद ये डाइनिन आर्म यहां पर, इसके पास एटीपेज एक्टिविटी है, और ये एटीपेज एक्टिविटी क्या करेगी? एटीपी को ब्रेक करेगी, जिससे फाइनली एनर्जी का प्रोडक्शन होगा। तो डाइनिन आर्म के पास एटीपेज एक्टिविटी है, एटीपी को ब्रेक करेंगे, एनर्जी मिलेगी। अच्छा, ये जो एनर्जी मिलेगी, इसी से बच्चों ये सिलिया फ्लैजिला मूव करेंगे, और जब सिलिया फ्लैजिला मूव करेंगे तो इसी वजह से सेल का मूवमेंट, फ्लूइड का मूवमेंट पॉसिबल हो पाएगा। तो ध्यान रखना, सिलिया फ्लैजिला को मूव करने के लिए एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी मिलेगी एटीपी से, और एटीपी को ब्रेक करने वाला एटीपेज एंजाइम होता है जो डाइनिन आर्म के पास होता है। ये डाइनिन आर्म अपनी मसल्स के मायोसिन के काफी सिमिलर है, क्योंकि मायोसिन पे भी मायोसिन पे भी एटीपेज एक्टिविटी होती है, पढ़ा होगा आपने। डाइनिन आर्म के पास एटीपेज एक्टिविटी, मसल के अंदर जो मायोसिन प्रोटीन होते हैं उस पे भी एटीपेज एक्टिविटी है। तो पहले बच्चों से क्वेश्चन आ चुका था, डाइनिन आर्म मसल के कौन से प्रोटीन के सिमिलर होती है? तो मायोसिन के सिमिलर होती है, क्योंकि उसके पास भी एटीपेज एक्टिविटी होती है। क्लियर? तो इस तरह से हम इसको ध्यान रख सकते हैं। अच्छा, जो बातें यहां पर आपको समझाई गई, ये सबको समझ में अच्छे से। इनके स्ट्रक्चर में हमने क्या क्या सीखा? इनके स्ट्रक्चर में आप ध्यान से देखो तो पेरिफेरल डबलेट होते हैं जो कि लिंकर से कनेक्ट होते हैं। इस लिंकर का नाम एबी लिंकर, पेरिफेरल एबी लिंकर से कनेक्ट है। सेंट्रल वाले कनेक्ट होते हैं जिसका नाम होता है ब्रिज, सेंट्रल ब्रिज आप इसको कह सकते हो। अच्छा, इसी तरह से बच्चों इसके अंदर सेंट्रल शीट होती है। सेंट्रल शीट जो होती है पेरिफेरल से कनेक्ट होती है, कनेक्टर का नाम रेडियल स्पोक। ये बच्चों रेडियल स्पोक की हेल्प से कनेक्ट होता है। और एक और खास बात, 9 रेडियल स्पोक यहां पर प्रेजेंट होते हैं। जो बात यहां पर आपको समझाई, क्लियर हुई? इनके स्ट्रक्चर में जो कुछ समझाया आउटलाइन में आपको दे रहा हूं, फटाफट बताना। बाहर वाली कवरिंग का नाम सेल मेम्ब्रेन, अंदर 9 माइक्रोट्यूबुल है, सेंटर में 2 है। अरेंजमेंट 9+2 अरेंजमेंट होता है। अच्छा, ये 9 2 की फॉर्म में है तो डबलेट, एक का ए दूसरे के बी से कनेक्ट होता है, तो इसको हम कह देते हैं एबी लिंकर। सेंट्रल वाले कनेक्ट तो सेंट्रल ब्रिज, सराउंडिंग शीट का नाम सेंट्रल शीट। सेंट्रल शीट पेरिफेरल से कनेक्ट है, कनेक्ट का नाम रेडियल स्पोक। बात समझ में? अच्छा, और ए से जो आर्म निकली होती है उनको कहते हैं डाइनिन आर्म। तो ये डाइनिन आर्म का निकलना, रेडियल स्पोक को जुड़ना,
ये सब ए ट्यूब्यूल से होता है, बी से नहीं, ये सब ए से निकले होते हैं। क्लियर? और आउटसाइड में ध्यान जरूर रखना, मेम्ब्रेन से कवर्ड रहता है। जो यहां पर इनकी स्ट्रक्चर समझाई, ये बच्चों हमने यहां पर इसकी स्ट्रक्चर क्लियर किए। अच्छा, इसके स्ट्रक्चर में ये एक तरह से मैंने शाफ्ट वाला पार्ट यहां आपको समझाया, शाफ्ट का टीएस कट किया, यहां उसका डायग्राम ड्रॉ किया। अब इसके नीचे वाला पार्ट कहलाता है बेसल बॉडी। बेसल बॉडी में बस इतना सा ध्यान रखना कि ये बेसल बॉडी इस शाफ्ट का फॉर्मेशन करता है, लेकिन इस बेसल बॉडी का फॉर्मेशन ऐसे बच्चों सेंट्रियोल के थ्रू किया जाता है। सेल में जो सेंट्रियोल होते हैं वही बेसल बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं और फिर बेसल बॉडी से ये शाफ्ट बन जाती है। शाफ्ट के अंदर ये जितनी भी माइक्रोट्यूब्यूल आपको दिख रही है, ये बेसल बॉडी से निकली हुई दिख रही होगी, तो बेसल बॉडी ही शाफ्ट का फॉर्मेशन करती है। तो खास लाइन हो, सिलियम एंड फ्लैजिलम इमर्ज फ्रॉम सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर, और सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर का नाम क्या कहलाता है? तो उसका नाम होता है बेसल बॉडी। अच्छा, ये बेसल बॉडी सेंट्रियोल लाइक ही है। बेसल बॉडी किसके जैसी होती है? सेंट्रियोल लाइक। अच्छा, सेंट्रियोल लाइक है तो बेसल बॉडी में अरेंजमेंट 9+0 होगा, और वो 9 भी ट्रिपलेट की फॉर्म में हो जाएंगे। बाहर इसमें भी कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है, मतलब बेसल बॉडी भी मेम्ब्रेनलेस स्ट्रक्चर है। जो कुछ हमने सेंट्रियोल में समझा वो बातें आप बेसल बॉडी पर अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर? तो ये बच्चों हमने सीलिया फ्लैजिला की स्ट्रक्चर कैसे होती है उसके बारे में आपको सारी बातें समझाई। सबको अच्छे से क्लियर हुआ? हाँ, ये जरूर ध्यान रखना, ये सीलिया फ्लैजिला प्रोकैरियोट का सीखा या यूकैरियोट का? तो याद रखिएगा, यूकैरियोटिक हमने सीखा है, प्रोकैरियोटिक नहीं। प्रोकैरियोट में अलग ही स्ट्रक्चर होती है, वहां फ्लैजिला डिफरेंट ही होते हैं। जो बातें यहां सिखाई गई क्लियर हुई सबको अच्छे से? माइक्रो बॉडी क्या होता है? माइक्रो बॉडी नाम से समझ में आता है, माइक्रो मतलब स्मॉल। सेल के साइटोप्लाज्म में स्मॉल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर मिलती है जिनको कहा जाता है माइक्रो बॉडी। ये बच्चों यूकैरियोटिक सेल है, इसके साइटोप्लाज्म के अंदर ऐसी सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होती है, इन्हें बच्चों हम माइक्रो बॉडी कहते हैं। माइक्रो बॉडी ऐसी सेल में कई हो सकती है। इन माइक्रो बॉडी की खास बात ये होती है कि इनके अंदर डिफरेंट एंजाइम्स भरे होते हैं। माइक्रो बॉडी में अलग अलग एंजाइम भरे हैं। अच्छा, और इन्हीं एंजाइम की वजह से ये फंक्शन भी परफॉर्म करते हैं। ये माइक्रो बॉडी प्लांट में भी प्रेजेंट होती है, एनिमल्स में भी प्रेजेंट होती है। तो माइक्रो बॉडी की खास बात, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, कंटेन वेरियस एंजाइम, इनके अंदर अलग अलग एंजाइम है और यही एंजाइम इनके फंक्शन करते हैं। मतलब स्ट्रक्चर तो बहुत आसान है, सिंगल मेम्ब्रेन है, बस अंदर एंजाइम भरे, हमें वो एंजाइम के फंक्शन ध्यान रखने होते हैं। प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल। इन माइक्रो बॉडी में हमारे सिलेबस में कहें तो दो तरह की माइक्रो बॉडी हम समझते हैं। इसमें एक होती है परऑक्सीसोम और दूसरी होती है ग्लाइऑक्सीसोम। इनमें से पहली माइक्रो बॉडी हम लेते हैं परऑक्सीसोम। अच्छा, कोई भी माइक्रो बॉडी हो, चाहे परऑक्सीसोम हो ग्लाइऑक्सीसोम हो, सारी माइक्रो बॉडी की स्ट्रक्चर एक जैसी है। वही सिंगल मेम्ब्रेन है, अंदर एंजाइम भरे, लेकिन इनके अंदर एंजाइम डिफरेंट है तो फंक्शन भी डिफरेंट हो जाएंगे। हमें मेन फंक्शन ही समझने होते हैं। परऑक्सीसोम या इसको हम यूरिकोसोम के नाम से भी जानते हैं, यही सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, इसके अंदर वेरियस एंजाइम होंगे। ये प्लांट एनिमल दोनों में है, परऑक्सीसोम भी दोनों में प्रेजेंट होती है। इसके फंक्शन की बात करें तो इसका फर्स्ट फंक्शन आता है बीटा ऑक्सीडेशन। बीटा ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड। फैटी एसिड को ऑक्सीडाइज करना, जिससे अल्टीमेटली वही एनर्जी दे सके। तो फैटी एसिड को ऑक्सीडाइज करने का काम इसके अंदर होता है। तो इसके अंदर यहां पर ये परऑक्सीसोम है, इसके अंदर एंजाइम भरे हैं और यही एंजाइम बीटा ऑक्सीडेशन में काम आते हैं। इसी का सेकंड फंक्शन आता है ब्रेकडाउन ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड। हाइड्रोजन परऑक्साइड मतलब H2O2। H2O2 की खास बात यह होती है कि यह H2O2 टॉक्सिक होता है। H2O2 से कई बार फ्री रेडिकल्स बनते हैं और ये फ्री रेडिकल्स डीएनए को डैमेज कर देते हैं, मतलब ये सेल के नुकसान करता है। नुकसान है तभी तो लिखा है, टॉक्सिक है। अब इस टॉक्सिक चीज को फाइनली चेंज करना पड़ेगा H2O+O2 में, और ये बच्चों नॉन टॉक्सिक है। तो यहां टॉक्सिक को नॉन टॉक्सिक में कन्वर्ट करना है, एक तरह का ये डिटॉक्सिफिकेशन कर रहे हैं। और ये काम करने मतलब इस H2O2 को ब्रेक करने का काम करता है परऑक्सीसोम का ये एक बड़ा फेमस एंजाइम कैटालेज एंजाइम। अच्छा, परऑक्सीसोम में कौन सा एंजाइम होता है? कैटालेज। और यही कैटालेज एंजाइम H2O2 को तोड़ता है। और क्यों तोड़ता है? क्योंकि टॉक्सिक है। यानी परऑक्सीसोम का एक बड़ा अच्छा काम आ जाता है कि ये डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है। डिटॉक्सिफिकेशन हमने पहले भी सीखा है, SCR में भी, वहां साइटोक्रोम P450 होते हैं, यहां पर भी डिटॉक्सिफिकेशन हो रहा है, लेकिन एंजाइम अलग है, कैटालेज। तो बहुत इंपॉर्टेंट, कैटालेज एंजाइम कहां प्रेजेंट होता है? तो परऑक्सीसोम के अंदर प्रेजेंट रहता है। अच्छा, इसके बच्चों 2 फंक्शन बता दिए, पहला बीटा ऑक्सीडेशन, दूसरा H2O2 का ब्रेकडाउन। इसी का बच्चों एक थर्ड फंक्शन आता है फोटो रेस्पिरेशन।
फोटो रेस्पिरेशन या C2 साइकिल या ग्लाइकोलेट पाथवे आप कह सकते हैं। C2 साइकिल होता क्या है? ये बच्चों RUBP प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर आप पढ़ते भी है। RUBP की दोनों के साथ बाइंडिंग एक्टिविटी होती है। CO2 के साथ भी बाइंड कर सकता है, O2 के साथ बाइंड कर सकता है। डिपेंड करता है किसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है। अगर RUBP CO2 के साथ जुड़ता है तब तो वही C3 साइकिल चला लेता है, मतलब यहां पर जुड़कर ये बच्चों से C3 साइकिल चलाने का काम करेगा। लेकिन RUBP अगर ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है तो इससे जो प्रोसेस चालू होगी उसका नाम फोटो रेस्पिरेशन होता है। अब बच्चों अगर हम फोटो रेस्पिरेशन की बात करें तो ये फोटो रेस्पिरेशन 3 ऑर्गेनल्स में जाके कंप्लीट होती है। मतलब फोटो रेस्पिरेशन प्रोसेस कंप्लीटेड इन 3 सेल ऑर्गेनल। ये 3 सेल ऑर्गेनल कौन से होते हैं ये आप अच्छे से जानते भी है और उसकी सीक्वेंस बताना। सबसे पहले ये प्रोसेस स्टार्ट होती है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। क्लोरोप्लास्ट में जो भी मटेरियल बनेगा, फाइनल मटेरियल, वो चला जाता है पेरोक्सिसोम के अंदर। फिर पेरोक्सिसोम से ये चला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में। फिर माइटोकॉन्ड्रिया में बनने के बाद फिर वही माइटोकॉन्ड्रिया से पेरोक्सिसोम, पेरोक्सिसोम से क्लोरोप्लास्ट में, इस तरह से साइकिल चलती है। तो इस साइकिल में फोटो रेस्पिरेशन वाली प्रोसेस के अंदर टोटल 3 ऑर्गेनल्स इन्वॉल्व हुए। कौन कौन से इन्वॉल्व हुए? क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। तो आप देखोगे पेरोक्सिसोम 3 मेन फंक्शन कर रहा है, बीटा ऑक्सीडेशन, H2O2 को ब्रेक करना और थर्ड फोटो रेस्पिरेशन। अच्छा, फोटो रेस्पिरेशन के बारे में डिटेल में यहां नहीं समझा रहे हैं, बस ये फोटो रेस्पिरेशन को करने में भी पेरोक्सिसोम का रोल है। डिटेल में इसके बारे में आप प्लांट फिजियोलॉजी में पढ़ते ही है। अच्छा, एक अगली माइक्रोबॉडी आती है ग्लाइओक्सिसोम। ग्लाइओक्सिसोम की बात करें कि ये एक पेरोक्सिसोम का ही हाईली स्पेशलाइज्ड फॉर्म होता है। मतलब जो पेरोक्सिसोम था एक तरह से वही मॉडिफाइड होकर ग्लाइओक्सिसोम में मिलता है। ये ग्लाइओक्सिसोम हर जगह नहीं मिलता है। अच्छा, ये भी सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, लेकिन खास बात ये केवल प्रेजेंट होता है प्लांट के अंदर। इसके अंदर भी एंजाइम बने हैं, स्ट्रक्चर तो वही है, लेकिन ये केवल प्लांट में मिलता है। और प्लांट की भी हर सीड में नहीं, प्लांट के अंदर भी ये प्रेजेंट होता है फैटी सीड्स के अंदर। फैटी सीड का एक बड़ा अच्छा एग्जांपल आता है, जैसे ये कैस्टर सीड। ये बच्चों से कैस्टर के सीड होते हैं। और भी जगह हो सकता है, जैसे ग्राउंडनट के अंदर हो सकता है, जहां पे भी फैटी सीड होते हैं, ऑयली सीड होते हैं, उसके अंदर ग्लाइओक्सिसोम देखा जाता है। अब बात आती है ग्लाइओक्सिसोम यहां पर कर क्या रहा है? इन फैटी सीड के अंदर, यहां बच्चों इनकी सेल के अंदर ग्लाइओक्सिसोम बैठा होगा। अब ये ग्लाइओक्सिसोम यहां करता क्या है? इस ग्लाइओक्सिसोम के फंक्शन की बात करें तो ये चलाता है ग्लाइओक्सिलेट साइकिल। ग्लाइओक्सिलेट साइकिल के अंदर फैट को कार्बोहाइड्रेट में चेंज किया जाता है। अब बात आती है इनके अंदर जो फैट भरी हुई है, इस फैट को ये कार्बोहाइड्रेट में चेंज कर रहा है। मतलब यहां जो फैट भरी है वो कार्बोहाइड्रेट में चेंज हो रही। बात आती है फैट को कार्बोहाइड्रेट में चेंज करते क्यों है? हां, कार्बोहाइड्रेट में चेंज करने का मेन पर्पस होता है इमीडिएट एनर्जी के लिए, तुरंत एनर्जी के लिए ऐसा किया जाता है। फैट से भी एनर्जी मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। अच्छा, फैट से तो ज्यादा एनर्जी मिलती है, लेकिन अगर हमें इंस्टेंट एनर्जी चाहिए, तुरंत एनर्जी चाहिए, तो उसके लिए सबसे बेस्ट होता है कार्बोहाइड्रेट। जैसे हम कभी थक जाते हैं, तुरंत एनर्जी चाहिए तो हम ग्लूकोन डी को पानी में घोल के पी लेते हैं। वही ग्लूकोन डी क्या है? कार्बोहाइड्रेट ही तो है। तो कार्बोहाइड्रेट हमें तुरंत एनर्जी देता है, फैट से तुरंत एनर्जी नहीं मिलती है। तो जब भी इमीडिएट इंस्टेंट एनर्जी की जरूरत पड़ती है तो फैट को कार्बोहाइड्रेट में चेंज करना पड़ता है। अब मान लीजिए हमने क्या किया, ये कोई एक फैटी सीड लिया, ये फैटी सीड है, इस फैटी सीड को हमने सॉइल में लगा दिया। अच्छा, लेकिन इसके अंदर फैट भरी हुई है। फैट भरी हुई है तो इसको इमीडिएट एनर्जी नहीं मिलेगी, तो जर्मिनेशन स्लो होता है। तो इसीलिए क्या किया जाता है कि इनके अंदर यहां पर रखा गया ग्लाइओक्सिसोम। अब ग्लाइओक्सिसोम क्या करेगा? इस फैट को कार्बोहाइड्रेट में चेंज करेगा। अच्छा, ग्लाइओक्सिसोम ने फैट को कार्बोहाइड्रेट में चेंज किया और कार्बोहाइड्रेट में चेंज हो गया तो इमीडिएट एनर्जी मिलेगी, ताकि इसका जर्मिनेशन फिर फाइनली फटाफट हो। तो प्लांट का जर्मिनेशन फास्ट हो, सीड जर्मिनेशन फास्ट हो, इसके लिए बच्चों फैट को कार्बोहाइड्रेट में चेंज करना जरूरी होता है। और यह काम कौन कराता है? ग्लाइओक्सिसोम कराता है। तो ग्लाइओक्सिसोम क्या काम करता है, बात समझ में आई बच्चों? तो हमने 2 माइक्रोबॉडी समझिए, पेरोक्सिसोम और ग्लाइओक्सिसोम। एक बार ये नीट में क्वेश्चन आ गया था, ग्लाइओक्सिसोम कहां देखे जाते हैं? तो ग्लाइओक्सिसोम प्रेजेंट इन फैटी सीड। तो फैटी सीड्स के अंदर इनको ऑब्जर्व किया जाता है। तो इनके बारे में ये बातें आप ध्यान रखें। न्यूक्लियस क्या होता है बच्चों, इसके बारे में अब हम समझेंगे। न्यूक्लियस की खास बात ये होती है कि ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होती है, जिसके अंदर सेल का जेनेटिक मटेरियल डीएनए प्रेजेंट होता है। और यही न्यूक्लियस पूरी सेल को कंट्रोल करने का काम करता है। यानी एक तरह से सेल को जो कंट्रोलर है उसके बारे में हम समझने जा रहे हैं। न्यूक्लियस में मेम्ब्रेन है और ऐसे मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस का मिलना ये यूकैरियोटिक सेल का ही मेन फीचर होता है।
तो हम एक तरह से यूकैरियोटिक सेल में जो न्यूक्लियस होता है उसे समझने जा रहे हैं। ये बच्चों सेल की अगर हम बात करें तो सेल के अंदर ऐसी डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है जिसके अंदर ये डीएनए बैठा है, ये बच्चों न्यूक्लियस कहलाता है। न्यूक्लियस की अगर हम डिस्कवरी की बात करें तो इसको फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया या पहली बार देखने का काम किया था रॉबर्ट ब्राउन साइंटिस्ट ने। रॉबर्ट ब्राउन ने इसको पहली बार ऑब्जर्व किया था 1831 में। यहां बच्चों आप साइंटिस्ट का नाम भी ध्यान रखेंगे और ईयर भी इंपॉर्टेंट है, तो दोनों ही चीज आप अच्छे से यहां ध्यान रखें। क्लियर? अच्छा, न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर जिसका मेन काम सेल को कंट्रोल करना। ये कंट्रोलर ऑफ सेल है, ये डायरेक्टर ऑफ सेल होता है। अच्छा, सेल को कंट्रोल करने का काम कैसे करते होंगे? न्यूक्लियस के अंदर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें मेन तो डीएनए ही होता है। अब ये डीएनए बनाते हैं आरएनए और आरएनए से बनता है प्रोटीन, और ये बच्चों जो प्रोटीन बनते हैं यही प्रोटीन एक तरह से एंजाइम है और यही एंजाइम सेल की मेटाबॉलिक रिएक्शन को कंट्रोल करते हैं, यही मेटाबॉलिक रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। अच्छा, डीएनए से अल्टीमेटली एंजाइम बनेंगे और यही एंजाइम पूरी सेल के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करेंगे, और मेटाबॉलिज्म कंट्रोल है मतलब सेल कंट्रोल है। तो सेल को कंट्रोल करने की अल्टीमेटली इंफॉर्मेशन डीएनए के पास होती है, और ये डीएनए बैठा कहां है? न्यूक्लियस के अंदर। तो इसीलिए न्यूक्लियस को कहा जाता है डायरेक्टर ऑफ सेल। ये डायरेक्टर है और इसके अंदर डायरेक्ट करने वाला बेसिकली कहा जाए तो वो डीएनए होता है। तो इसीलिए डीएनए को डायरेक्टर या कंट्रोलर ऑफ द सेल कहते हैं। डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। इसके फंक्शन की बात करें तो ये सेल की मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। ये बच्चों जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है, क्योंकि डीएनए है और डीएनए के पास ये सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर रहती है। तो ये एक तरह से सेल की जेनेटिक इंफॉर्मेशन का स्टोर रूम भी कह सकते हैं। अच्छा, ये बच्चों डीएनए जब अगली जनरेशन में जाता है, तो जब कैरेक्टर का अगली जनरेशन में जाना, डीएनए का अगली जनरेशन में जाना, इस प्रोसेस को हम कहते हैं इनहेरिटेंस। और ये इनहेरिटेंस बेसिकली इसे डीएनए की वजह से होती है, न्यूक्लियस की वजह से होती है। न्यूक्लियस में जो डीएनए है इनसे आरएनए बनेंगे, प्रोटीन बनेंगे, इससे अल्टीमेटली सेल की साइज बड़ी होगी। तो हम ये भी कह सकते हैं ये सेल की ग्रोथ में भी रोल रखता है। यानी न्यूक्लियस के कई फंक्शन हो गए। क्या क्या फंक्शन है? सेल को कंट्रोल करता है, सेल में जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है, अगली जनरेशन में ट्रांसफर कराता है मतलब इनहेरिटेंस में रोल होता है, सेल की ग्रोथ में रोल होता है, कई फंक्शन करता है। अब बात आती है न्यूक्लियस ये फंक्शन करता है, ये सबसे पहले किसने प्रूव किया था? तो इन फंक्शनों को, न्यूक्लियस के फंक्शन को एक्सपेरिमेंटली प्रूव करने वाले साइंटिस्ट थे हेमरलिंग। साइंटिस्ट का नाम ध्यान रखना। हेमरलिंग ने न्यूक्लियस के फंक्शन को प्रूव करने का काम किया था। इसके लिए इन्होंने सिंगल सेल एल्गी के ऊपर वर्क किया था जिसका नाम था एसिटाबुलेरिया। तो एसिटाबुलेरिया के ऊपर इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट किए थे। तो आप ये ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना। न्यूक्लियस की डिस्कवरी के बारे में कहें तो रॉबर्ट ब्राउन, लेकिन न्यूक्लियस के फंक्शन किसने प्रूव कराए तो साइंटिस्ट का नाम आ जाएगा हेमरलिंग। तो ये न्यूक्लियस का जो एक इंट्रोडक्टिव पार्ट हम समझ रहे हैं, ये बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। न्यूक्लियस के अगर हम बच्चों नंबर की बात करें, नंबर ऑफ न्यूक्लियस पर सेल, एक सेल में कितना न्यूक्लियस होता होगा? जनरली अगर हम बात करें, जनरली एक सेल में एक ही न्यूक्लियस होता है। एक सेल में एक न्यूक्लियस है, ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं यूनिन्यूक्लिएटेड। जैसे ये सेल है, इसके अंदर बस ये एक ही न्यूक्लियस है, यूनिन्यूक्लिएटेड। इसके एग्जांपल की बात करें, मोस्ट ऑफ द यूकैरियोटिक सेल, ज्यादातर यूकैरियोटिक सेल में ये होता है, एक सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है। अच्छा, कुछ सेल में 2 न्यूक्लियस देखे गए, तो ऐसे सेल को हम बाइन्यूक्लिएटेड कह देते हैं। जैसे सेल ये एक ही है, एक सेल है, लेकिन इसके अंदर ऐसे 2 न्यूक्लियस आ गए, ये बाइन्यूक्लिएटेड। और इसका बहुत अच्छा एग्जांपल आप जानते हैं पैरामीशियम। पैरामीशियम के अंदर 2 न्यूक्लियस होते हैं। अच्छा, कुछ सेल ऐसी भी देखी गई है जो सेल तो एक ही होगी, लेकिन इसमें न्यूक्लियस की नंबर मल्टीपल्स होगी, बहुत सारी होगी। अगर बच्चों मोर देन 2 न्यूक्लियस आ जाए तो उसको हम मल्टी न्यूक्लिएटेड कह देंगे। इसके एग्जाम्पल आते हैं जैसे राइजोपस, वाउचेरिया, एंडोस्पर्म। नाम सुना होगा आपने। एंडोस्पर्म वही जो एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देने का काम करता है प्लांट के अंदर। तो एंडोस्पर्म की सेल भी मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है, पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो ध्यान रखिएगा, न्यूक्लियस की नंबर वेरी करती रहती है। जनरली एक है, कुछ सेल में 2 भी है, कुछ सेल में मोर देन 2 भी देखी गई है। हाँ, कुछ नहीं कहा जाए तो हम जनरल बात करें तो सेल के अंदर जनरली एक ही न्यूक्लियस होता है। मोस्ट ऑफ यूकैरियोटिक सेल में यही कंडीशन होती है। अच्छा, यूकैरियोट की पहचान यही है कि उनके अंदर वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस तो होना ही चाहिए। लेकिन कुछ यूकैरियोटिक सेल ऐसी भी देखी गई है जिनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। इसका नाम मैं आपसे पूछूंगा, बताओ क्या होगा?
हाँ, न्यूक्लियस अब्सेंट कहां कहां हो सकता है? मैच्योर मैमेलियन आरबीसी, मैच्योर मैमेलियन आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस अब्सेंट होता है। अब बात को समझना, ये बच्चों इमेच्योर आरबीसी है। इमेच्योर है मतलब पूरी तरह से अभी मैच्योर नहीं हुई है। इमेच्योर आरबीसी की खास बात ये होती है कि इसमें आप देखेंगे आपको वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस दिख रहा होगा। तो आरबीसी में आप जानते हैं स्टार्टिंग में न्यूक्लियस होता है, लेकिन जब ये मैच्योर होती है तो मैच्योरिटी के टाइम पर ये न्यूक्लियस यहां से हटा दिया जाता है। तो बताना कौन से आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है? मैच्योर आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस क्या रहता है? अब्सेंट रहता है। तो मैच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता। इसी तरह से एक बड़ा अच्छा एग्जांपल और जानते हो आप लोग, फ्लोएम की सीव ट्यूब सेल। इसे बच्चों आप ऐसे समझिएगा, ये तो होती है कंपेनियन सेल, ये कंपेनियन सेल है, और ये जो सेल आपको दिख रही है ये एक तरह की सीव ट्यूब है, ये सीव ट्यूब है। अब आप देखो कि सीव ट्यूब के अंदर आप लोगों को कहीं न्यूक्लियस नहीं दिख रहा है। कंपेनियन सेल में तो आपको ऐसे न्यूक्लियस दिख भी रहा होगा। तो कंपेनियन सेल में न्यूक्लियस होता है, सीव ट्यूब के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। और ये सीव ट्यूब किसका पार्ट है? फ्लोएम का। तो फ्लोएम के अंदर जो सीव ट्यूब होती है, इनके अंदर भी बच्चों न्यूक्लियस अब्सेंट होता है, इनमें कोई न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। अब बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दिमाग में आता है कि इसमें भी न्यूक्लियस नहीं है, इसमें भी न्यूक्लियस नहीं है, तो ये सेल लिविंग होती होगी या डेड होती होगी? हां, क्या आंसर आएगा बच्चों? हां, चाहे इसमें न्यूक्लियस नहीं है बट दिस सेल्स आर लिविंग, ये सेल लिविंग होती है। बात आती है ये लिविंग कैसे है, ये लिविंग किस तरह से है? अच्छा, लिविंग इस तरह से होती है क्योंकि बच्चों यहां पर पहले डीएनए था, तो इस डीएनए ने यहां पर क्या किया, यहां पर डीएनए से बना दिया इसने आरएनए, आरएनए से बना दिए एंजाइम्स, एंजाइम मतलब वही प्रोटीन वगैरह। अब ये न्यूक्लियस तो हट जाता है, लेकिन इसमें अभी भी एंजाइम अवेलेबल्स होते हैं, और एंजाइम अवेलेबल है तो सेल की मेटाबॉलिक रिएक्शन चलती रहेगी, और सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव है, मतलब हम कह सकते हैं कि हाँ ये वर्क कर रही है, ये लिविंग है। यहां पर क्या होता है? अच्छा, इसके अंदर क्या होता है, कंपेनियन सेल के अंदर न्यूक्लियस है मतलब यहां तो डीएनए है। अब इसका डीएनए आरएनए बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा, एंजाइम्स बनाएंगे, वो अल्टीमेटली सीव ट्यूब में चले जाएंगे, तो सीव ट्यूब में एंजाइम मिलते जाएंगे, और एंजाइम मिलेंगे, मेटाबॉलिकली एक्टिव रहेगी, मतलब हम कह सकते हैं लिविंग है। तो ध्यान रखना, मैच्योर आरबीसी और सीव ट्यूब दोनों में न्यूक्लियस नहीं है, लेकिन इनको हम फिर भी लिविंग कहते हैं। क्यों कहते हैं? बिकॉज दे आर मेटाबॉलिकली एक्टिव। बात समझ में? तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर हम दे सकते हैं। यह आपके एनसीईआरटी का ही बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ये समझ में आया सबको? अच्छे से क्लियर हुआ? तो आपके एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन था, वुड यू कंसिडर मैच्योर आरबीसी एंड फ्लोएम ट्यूब सेल्स एज लिविंग? तो हम कहेंगे यस, बिकॉज दीज सेल्स आर मेटाबॉलिकली एक्टिव। क्लियर? जो बातें मैंने अभी न्यूक्लियस का इंट्रोडक्टिव पार्ट आपको समझाया, क्लियर हुआ? तो ये एक इंट्रोडक्शन हमने समझा है। अब बच्चों आगे हम इनकी स्ट्रक्चर के बारे में समझेंगे।